नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज हम यूपी पीसीएस के 2022 के क्वेश्चन पेपर का डिस्कस करेंगे। इससे आपको 4 फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा तो ये होगा, आपको ये पता लगेगा कि यूपी पीसीएस में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा, आपको ये फ़ायदा होगा कि कौन से प्रश्न जो हैं वो रिपीट भी हो जाते हैं। तीसरा, आपको ये फ़ायदा होगा कि करंट अफेयर जिसे कहते हैं वो करंट अफेयर से किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन को हल करने का क्या हमारा तरीका होना चाहिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अपना हल करने का अपना महत्व है। और 150 प्रश्नों का अपना एक खतरनाक अभ्यास, 150 प्रश्नों का अभ्यास मायने रखता है दोस्तों। तो 150 प्रश्नों का अभ्यास आइए साथ में करते हैं। और इसी कड़ी में हमारा पहला प्रश्न जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो क्या है, कुछ ज्योतिबा फुले संबंधित थे। ज्योतिबा फुले संबंधित थे। ज्योतिबा फुले किससे संबंधित थे? पहला ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन से, दूसरा ऑप्शन है श्रमिक संघ आंदोलन से, तीसरा ऑप्शन है जाति विरोधी आंदोलन से, चौथा है कृषक आंदोलन से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ज्योतिबा फुले जाति विरोधी आंदोलन से संबंधित थे। अगर आप कभी लखनऊ गए हुए हों तो लखनऊ में डॉक्टर अम्बेडकर पार्क, ठीक है, वो मायावती जी ने बनवाया है और वो उन्होंने जाति विरोधी आंदोलनों में हिस्सा लिया है, इसलिए ज्योतिबा फुले के नाम पर ज्योतिबा फुले भी उसमें मूर्ति लगी हुई है। नारायण गुरु की मूर्ति लगी हुई है, उसमें भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति लगी हुई है, काशीराम जी की मूर्ति लगी हुई है। तो ये सब जो हमारे समाज सुधारक हैं, जिन्होंने जाति सुधार आंदोलन के जो हिस्से रहे हैं, उन्होंने इस पर बहुत काम किया है, तो इसलिए उनकी मूर्ति लगी हुई है। तो आप कभी अगर लखनऊ जाइए तो अम्बेडकर पार्क ज़रूर जाइए, ठीक है, उससे आपको बहुत सीखने को मिलेगा। वहाँ बिरसा मुंडा की मूर्ति लगी हुई है। तो अब बिरसा मुंडा से सवाल आता है, नारायण गुरु का आपने नाम सुना है क्या? एक जाति, एक धर्म, एक मनुष्यानी, उनका नारा है। अब वो नारा दोस्तों हमारे सवाल के रूप में आता है। तो ऐसी बहुत सारी एक क्वेश्चन के साथ साथ बहुत सारी और बातों को लेंगे भी और इस तरह से डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में। अगला हमारा क्वेश्चन है कि खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत में कौन से दो राज्य भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक हैं। यानी हर मंत्रालय अपनी वर्ष में एक रिपोर्ट निकालता है कि उसने वर्ष भर किया क्या। भारत की संचय निधि से निकाला गया पैसा हर मंत्रालय खर्च कर रहा है, तो उसने एक साल में क्या गतिविधि की। तो हर मंत्रालय, चाहे वो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय हो, चाहे वो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय हो, चाहे वो वित्त मंत्रालय हो जो आर्थिक समीक्षा निकालता है, चाहे वो खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय हो, चाहे वो युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय हो, वो भी बताता है फिट इंडिया हमने मूवमेंट चलाया है, हमने वहाँ खेल कार्यक्रम का आयोजन किया है, हमारे वहाँ मेडल की जीत के आए हैं। तो हर मंत्रालय रिपोर्ट निकालता है। तो खान मंत्रालय अपनी रिपोर्ट निकालता है खान की कि लौह अयस्क उत्पादन की, तो उसने रिपोर्ट निकाली है। तो इसका मतलब इससे ये निकलता है कि यूपी पीसीएस हमसे वो सवाल पूछ सकता है जो मंत्रालयों की रिपोर्ट होती है। तो ये सवाल को करंट अफेयर का सवाल माना जाएगा। तो हमने तो आंसर इसका पहले से देख रखा है, करंट अफेयर हमें पहले से पता ही चल गया कि ये क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन इससे हमें अनुमान लगाने देना चाहिए कि इस प्रकार के सवाल आ सकते हैं। तो ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर 2 का डी, यानी 1 और 4। 1 और 4 कौन से हैं? 1 और 4 हैं उड़ीसा और चौथा कौन है? कर्नाटक। ये पिछले दो राज्य जो हैं भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में खान जो है विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार भारत कौन से स्थान पे है? तो इंडेक्स से सवाल आता है, जो इससे हमें ट्रेंड पता चलता है। इंडेक्स से क्वेश्चन आता है, विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत कौन से स्थान पे, स्थान पूछा है, ठीक है। तो स्थान दे रखे हैं कि 126वां है, ठीक है, कि 110वां है, कि 140वां है, कि 130वां है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है 136वां। तो अब 2022 में आया कि 2022 में कौन सा स्थान है, तो इससे हमें पता चलता है कि हमें 2023 का तो स्थान देख के जाना ही चाहिए। और ये क्या देख के जाना चाहिए कि 2022 में किस स्थान पे था, ये भी देख के जाना चाहिए कितना स्थान बढ़ा है, ये भी देख के जाना चाहिए पहले स्थान पे कौन सा है, दूसरे स्थान पे कौन सा है, तीसरे स्थान पे कौन सा है और लास्ट से पहले कौन सा है। ये 3-4 बातों को देख लिया तो इस सवाल को, ये जो सवाल है ना, ये बंजर बन जाएगा, ये बंजर हो जाएगा। इसको एकदम सही करके ही हम आएंगे, ठीक है। अगला देखते हैं, ये है मैच मिलाना, कैची मतलब मैच करना है, सुमेलित करना है, उनके उत्तर देता है। देखो, सुल्तानगढ़ी, लाल महल, जमात खाना मस्जिद और ढाई दिन का झोपड़ा, ठीक है, ये किसने बनवाए हैं? तो इनको हमें सही करना है। तो पहले हमें इसमें
ऐसे क्वेश्चन को हल करते समय हमें पहले ये देखना चाहिए कि हमें अच्छे से कौन सा पता है, कंफर्म कौन सा पता है। तो मुझे तो इसमें पता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा जो है बनवाया है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो हमें डी का 2 देखना चाहिए कि डी का 2 कहाँ है। तो जब हम डी के 2 पर पहुँचे तो हमें ऐसे हमें मिले 2, मतलब ए मिला, और मतलब ए हमारा सही हो सकता है या सी सही हो सकता है। अब इस कड़ी में हम आगे बढ़ रहे हैं। अब इसके बाद में ये हो सकता है कि या तो हो सकता है कि पहला, या तो हो सकता है सी। अब देखो और देखेंगे कि इसमें जो है, जो ए वाला ऑप्शन है उसमें ये जो 1 और 2 और 1 और 2 ये दोनों सेम है, यानी सी और डी में इनमें तो कैलकुलेशन हो नहीं सकता, हमें इनमें देखना है। तो ए का 3 है, ए का 3 है कि ए का क्या होगा, या तो ए का 3 होगा हमारा क्वेश्चन से होगा, या ए का 4। तो सुल्तानगढ़ी का जो मकबरा है, सुल्तानगढ़ी जो है वो किसने बनवाई है? वो बनवाई है 3 इसका होगा इल्तुतमिश ने। तो हमारा कौन सा आंसर सही हो गया? हमारा आंसर सही हो गया ए। कौन सा? ए आंसर हमारा सही हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने का ये हमारा प्रयास रहता है। इसमें कन्फर्मली क्वेश्चन सही नहीं होता है अगर आपको 2-3 जानकारियाँ ना हो, ठीक है, लेकिन तरीका हमारा ऐसा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है, यानी एक वृक्ष है जो पर्यावरण के लिए खतरा है। ठीक है, वो वृक्ष कौन सा है? क्या वो नीम है? क्या वो यूकेलिप्टस है? क्या वो बबूल है? क्या वो केला है? शायद आप बबूल सोच रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। बबूल खतरा नहीं है। बबूल क्या खतरा है भाई? बबूल तो जहाँ पर रहता है उसके नीचे की जो पत्तियाँ गिरती हैं उससे ज़मीन लंबे समय के बाद उत्पादकता उसकी बढ़ जाती है। इसमें खतरा है यूकेलिप्टस जहाँ रहता है उसमें क्या होता है, उसमें समस्या ये होती है कि वो यूकेलिप्टस से वहाँ का जल वो जो है अवशोषित कर लेती है, जल सोंख लेती है, इसे बोलते हैं अपनी जनरल भाषा में, और वहाँ पर दूसरे पौधों के लिए पानी रह जाने नहीं जाता, इसलिए पर्यावरण के लिए खतरा होता है। आगे देखते हैं तो कथन कारण से क्वेश्चन आते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है, आप इसे देख रहे हैं। नीचे दिए गए हैं 2 कथन, एक को कथन दूसरे को कारण मानना है। तो कथन है कि 20वीं शताब्दी में गरीबी एवं गरीब व्यक्ति हमारी चिंता एवं कर्तव्य के विषय बने। 20वीं शताब्दी में जो है गरीबी एवं गरीब हमारी चिंता के विषय बने। दूसरी है कि कारण क्या है इसका? क्योंकि रणनीतिक रूप से यहाँ लक्ष्य भेदन क्रियाओं का अभाव था, जिसके फलस्वरूप इस मुद्दे को गति मिली। तो इसमें हम देखेंगे कि 20वीं शताब्दी में गरीबी एवं गरीब व्यक्ति हमारी चिंता एवं कर्तव्य का विषय बने। ये बात सही भी है, 20वीं शताब्दी में विषय बने। हमने गरीबी हटाओ, ठीक है, गरीबी हटाओ योजना चलाई, इंदिरा गांधी जी ने नारा दिया, पृथ्वी स्पर्श की योजना चलाई, ठीक है, ये हमने कहा। और रणनीतिक रूप से लक्ष्य भेदन क्रियाओं का अभाव था, जिसके फलस्वरूप इस मुद्दे को गति मिली। क्योंकि टारगेट भेदन क्रियाएं वैसी थी नहीं, हमने टारगेट पर उतना काम नहीं किया था, तो इसलिए इसको क्या मिली? इसलिए इसको गति मिली। इसलिए इसकी क्वेश्चन क्या हो जाएगा? डी, यानी ए और आर भी सही है, उनकी व्याख्या भी सही। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय महिला टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब जीता है? अश्विनी पोनप्पा, ज्वाला गुट्टा, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु। तो इसमें से कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है डी, 7वें का डी इसका हो गया, पीवी सिंधु। अगला क्वेश्चन है डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन है। डाइक्लोरो DDT एक है, क्या है? गैर प्रदूषणकारी या गैर प्रदूषक, अजैव अपघटनीय प्रदूषक, जैव अपघटनीय प्रदूषक, जैव रासायनिक प्रदूषक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है अजैव अपघटनीय प्रदूषक। तो DDT इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि ये क्या है, इस प्रकार के क्वेश्चन आया करते हैं। अगला है 45वें विश्व ब्रिज चैंपियनशिप। तो इससे हमें अनुमान लगाना चाहिए अगर चैंपियनशिप कोई आयोजित हुई है तो वो आयोजित हुई है तो उससे किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। अप्रोच आप क्वेश्चन इससे समझ में आएगी, और ये किसी भी कंपटीशन तैयारी का सबसे रामबाण तरीका है। कंपटीशन की तैयारी इसके बिना तो सफलता उसमें सुनिश्चित की ही नहीं जा सकती। कि 45वें विश्व ब्रिज चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्न कौन सा कथन सही है? ये चैंपियनशिप इटली में आयोजित हुई। कहाँ? ये चैंपियनशिप इटली में आयोजित हुई। भारतीय टीम ने पहली बार इस खेल में इस रजत पदक जीता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है बी, दोनों। अब चूंकि जैसे भारतीय टीम इसमें शामिल हुई, भारतीय टीम ने पहली बार इस खेल में रजत पदक जीता, इसलिए ये क्वेश्चन आया, इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं कि कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है। उसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी के पानी को संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है।
ठीक है। पानी संरक्षण के लिए सक्षम बनाने कौन सी योजना? जल क्रांति, पानी संसद, हरियाली, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हरियाली योजना। कौन सा है? हरियाली योजना। आगे देखते हैं दोस्तों, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? अधिनियम कब पारित किया गया, इनसे सवाल आता है। ये हमने आपको पहले से अपने वीडियो में डिस्कस कर रखा है, तो इससे हमें अप्रोच पता चलती है। 1971, 1981, 1974, 1986। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1986। अगर आप ये क्वेश्चन सही कर रहे हैं तो आप तैयारी सही नहीं है। तैयारी का मतलब इतनी सही है कि यूपी पीसीएस का क्वेश्चन सही कर रहे हैं। वो क्वेश्चन कोई प्रैक्टिस सेट नहीं है, ये पीसीएस में आया वो क्वेश्चन है और कोई पुराना क्वेश्चन नहीं है, 2022 का क्वेश्चन है। तो आप एक बार अपनी पीठ जरूर थपथपाइएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, क्योंकि जब हम मोटिवेट होने चाहिए तो खुद की 1-2 बार पीठ थपथपानी चाहिए। अगर अच्छा करते हैं तो कोई नहीं तो खुद को प्रेरित करना चाहिए। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में सम्मिलित कब किया गया? शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में सम्मिलित कब किया गया? 103वें संविधान संशोधन द्वारा, 93वें संविधान संशोधन द्वारा, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा, 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है सी, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा। क्या है? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2002 द्वारा। अगर आपको संविधान संशोधन से आप देख रहे हैं सवाल आता है, आया हुआ है, अगर आप संविधान संशोधन आपका तैयार है तो बधाई। अगर नहीं तैयार है तो एक वीडियो ऑलरेडी संविधान संशोधन पर हमारी प्लेलिस्ट में है, उससे आप जाके देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं कि मूल्यवान आईटी ब्रांड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? नंबर 1, एक्सचेंजर वैश्विक स्तर पर 2022 में सर्वाधिक मूल्यवान आईटी ब्रांड है। टीसीएस वैश्विक आईटी सेवा ब्रांडों के दूसरे पायदान पे है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है दोनों हैं, यानी ऐसा दोनों है। तो आईटी ब्रांड से रिलेटेड सवाल आते हैं। अगला देखो सवाल, हमें अप्रोच पता चलती है कि किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। निम्नलिखित राज्यों में राज्य और इनकी कहते हैं विधानसभा संख्या कौन सी? एक और ऊपर की आप पढ़िए, सुमेलित नहीं है, यानी 3 की सुमेलित है, 1 की सुमेलित नहीं है। ऐसे क्वेश्चन थोड़ा डेंजर हो जाता है, आपको तीनों इन्फॉर्मेशन होनी तभी आप सही कर पाएंगे। तो पहला है मणिपुर की क्या विधानसभा 62 है? क्या गोवा की 40 है? क्या उत्तर प्रदेश की 403 है? क्या उत्तराखंड की 70 है? बिल्कुल सही, उत्तराखंड की 70 ही है। उत्तर प्रदेश के 403 विधायक बनते हैं, गोवा के 40 बनते हैं, लेकिन दोस्तों मणिपुर के 62 नहीं है। तो ये वाला जो है हमारा इसमें राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है मणिपुर, क्योंकि उसने कहा कौन सा सम्मिलित नहीं है? मणिपुर। तो इसलिए आपको राज्यों के विधायक कितने बनते हैं ये भी पता होना चाहिए, और राज्यों में सांसद कितने बनते हैं ये भी पता होना चाहिए, लोकसभा के कितने होते हैं, राज्यसभा के कितने होते हैं, विधान परिषद कहाँ हैं, उनके कितने सदस्य हैं, ये सारी जानकारी ये सवाल बता रहा है। इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए, तो इससे आने वाला सवाल हम सही कर जाएंगे। आगे देखते हैं इसी क्रम में दोस्तों आया है मानव विकास सूचकांक 2022। मानव विकास सूचकांक 2022 के आधार पर अवरोही क्रम में लिखिए। अब देखो सवाल का उसने तरीका बदला, पहले वो पूछता था मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है, अब उसने 4 देश दिए और कह रहे हैं इनको लगा दो, इस इंग्लिश में भी देख लेते हैं, डिसेंडिंग आर्डर यानी घटते हुए क्रम में, किसका स्थान घटते हुए क्रम में है ये लगाना है। तो इसका हमें आंसर देना है तो घटते हुए क्रम में लगाना है। अब देखो घटता हुआ क्रम क्या होगा, यानी मानव विकास किसमें सबसे ज़्यादा हुआ है, उसके बाद किसमें उससे कम हुआ है, उसके बाद किसमें उससे कम हुआ, हमें ये लगाना है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? इसका राइट आंसर है सी। क्यों? ये कैसे पता चला? इसका राइट आंसर है सी। ये कैसे पता चला? ये ऐसे पता चला कि इसमें देखो हांगकांग के बाद ऑस्ट्रेलिया के बाद कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया के बाद रूस के बाद जापान। ये मानव विकास सूचकांक का घटता हुआ क्रम है, ठीक है, डिसेंडिंग आर्डर है, घटता हुआ क्रम है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी नदी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है? नदी बेसिन की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है। तो हमें नदी के बेसिन से रिलेटेड सवाल आता है क्या? आया ही है, आप सामने देख ही रहे हैं। तो कौन सी नदी है? ताप्ती नदी है कि नर्मदा नदी है कि महानदी है कि कावेरी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है महानदी। महानदी जो है वो नदी बेसिन की दृष्टि से, नदी बेसिन का मतलब होता है नदी कितने क्षेत्र में बह रही है, बेसिन कितने क्षेत्र में वो बह रही है, जितने ज़्यादा क्षेत्र में बहेगी उतनी नदी जो है बड़ी होगी। तो महानदी जो है वो सबसे बड़ी इसमें नदी है, उसका सबसे बड़ा बेसिन है। तो हमें जैसे गंगा नदी का बेसिन है, यमुना नदी का बेसिन है, नीचे कावेरी नदियां हैं, इनके बेसिन और के पता होने चाहिए, तो और आने वाले क्वेश्चन को हम सही कर जाएंगे। आगे देखते हैं दोस्तों कि ऊष्मागतिकीय रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है? ऊष्मागतिकीय रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप पहले है कि कोयला, ग्रेफाइट, फुलरीन, हीरा।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट थर्मोडायनेमिकली रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप है। तो इससे पता चलता है कि कार्बन से रिलेटेड सवाल आते हैं उनके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। हमारी तैयारी उस स्तर की होनी चाहिए कि हम कार्बन से आने वाले सवाल सही कर सकें। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। एक सही सुमेलित है वो हमें बता देना है कौन सा सही सुमेलित है। पहला है राधा स्वामी सत्संग लाहौर, भारत धर्म महामंड दिल्ली, सनातन धर्म रक्षणी सभा बनारस, देव समाज सनातन धर्म रक्षणी सभा कलकत्ता, देव समाज बनारस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है कि सनातन धर्म रक्षणी सभा, ये सुमेलित सही है। ये कलकत्ता में ही है। ये कहाँ है? ये कलकत्ता में ही है। बाकी तीन देव समाज कहाँ है, राधा स्वामी सत्संग कहाँ है, भारत धर्म महामंडल कहाँ है, ये सही सुमेलित नहीं है। तो मैं इनके बारे में भी जानकारी इकट्ठा होनी चाहिए। ये इसका अप्रोच होता है। इससे अप्रोच हमें पता चलता है कि क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं कि नीचे दिए गए यौगिकों में कौन सा एक प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। कौन सा एक प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है? नंबर 1 बेंजीन, बुटेन, हेक्सेन, बेंजीन, मीथेन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों मीथेन। मीथेन जो है वो बेंजीन का मुख्य अवयव है। वो किसका? प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। प्राकृतिक गैस का क्या है? वो प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। क्या है? मीथेन। इसका राइट आंसर क्या होगा? मीथेन इसका मुख्य अवयव है। तो हमारा मीथेन ही राइट आंसर इसका हो गया। आगे देखते हैं दोस्तों, भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र निम्नलिखित में कौन सा है? तो उत्तरी सरकार तट, मन्नार तट, खंबात तट या केरल तट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कि कौन सा होगा? इसका होगा खंबात तट। कौन सा? खंबात तट। इसका राइट आंसर क्या होगा? खंबात तट हमारा इसका सही आंसर है। सबसे ज़्यादा ज्वारीय शक्ति उत्पादक है। आगे देखते हैं कि रोग के कारक पूछे हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन आया है पादप रोग और रोग से, यानी रोग और कारक से उनके क्वेश्चन आता है। तो रोग और उनके कारक हमें पता होने चाहिए। ये क्वेश्चन हमें बताता है खट्टे नाशर, कीट, गन्ने का लाल सड़न रोग, ऑक्सीजन की कमी, आलू का कृष्णकांत रोग, जीवाणु, गेहूं का शाहू रोग, कवक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है सी, यानी ए का हो जाएगा 3। तो खट्टे नाशर का रोग जीवाणु से होता है, और बी का हो जाएगा 4, यानी गन्ने का लाल सड़न रोग कवक फुई से होता है, और सी का हो जाएगा 3। ठीक है, आलू का सी का हो जाएगा 2। आलू का कृष्णकांत रोग ऑक्सीजन की कमी से होता है, और गेहूं का साहू रोग होता है। गेहूं का साहू रोग किससे होता है? कीट से। आपने देखा भी होगा आलू अगर कमरे के अंदर पड़े रहें तो सड़ जाते हैं, क्योंकि आलू को भी ऑक्सीजन चाहिए। आगे देखते हैं, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं और उनमें से हमें उन पर कथन और कारण के रूप में विचार करना है। आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, लेकिन जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तथा दार्जिलिंग का 4 डिग्री सेल्सियस होता है। दूसरा है, ऊंचाई के साथ तापमान घटता है तथा विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेश की तुलना में मैदानी प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं। तो इसमें हमें इसे इस तरीके से सोचना है कि आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, लेकिन जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और दार्जिलिंग का 4 डिग्री सेल्सियस होता है। क्योंकि लगा दो, क्योंकि ऊंचाई के साथ तापमान घटता है तथा विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं। अगर ये सही है तो सही हो जाएगा, अगर नहीं सही है तो ये नहीं सही होगा। तो 22 का राइट आंसर है डी। दोस्तों क्या है? डी। तो इस प्रकार के सवालों के लिए हमें तैयार रहना है। इस प्रकार के सवाल आते हैं, हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। आगे देखते हैं इसी कड़ी में कि चंद्रगुप्त सेकंड के संदर्भ में निम्न कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन चंद्रगुप्त के संदर्भ में सही कथन हमें बताना है, कौन सा कथन सही है। शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं। इन मुद्राओं की तौल 33 ग्रेन हुआ करती थी। ये मध्यकालीन भारत से क्वेश्चन है। कहाँ से है? मध्यकालीन भारत से। तो मध्यकालीन भारत हमारा तैयार होना चाहिए, उसमें पढ़ा हुआ होना चाहिए, उससे क्वेश्चन हो पाएगा। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर बी, दोनों। यानी शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्रा है, और इन मुद्राओं की तौल लगभग 33 ग्रेन हुआ करती थी। आगे देखते हैं, पॉलिटी का क्वेश्चन आगे दिख रहा है कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है। ठीक है, किसके द्वारा? संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा, संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद के द्वारा, राज्यसभा द्वारा, लोकसभा द्वारा। तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है। तो इसका है संबंधित राज्यों के निवेदन द्वारा। अगर 2 राज्य निवेदन कर दें कि संयुक्त लोक सेवा आयोग बना दो भाई, बना दो,
बना दो भाई साहब, बना दो। तो बना दिया जाएगा। बनाएगा कौन? राष्ट्रपति महोदय बनाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। नीचे दिख रहा वो क्वेश्चन आप पुरानी पहचान का होगा कि दिवस पूछता है, पीसीएस दिवस पूछता है और दिवस आप बता देते हैं, तब तो बल्ले बल्ले। तो 18 अप्रैल देखो, लेकिन एक तरीका बदला है। एक दिवस आपको पता है तो काम नहीं चलेगा। अब वो एक क्वेश्चन में 4 दिवस पूछता है, तो 4 दिवस पता होने चाहिए, ज़्यादा दिवस पता होने चाहिए, है ना। तो 18 अप्रैल को होता है, और अब मैंने तो क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है तो हमने पढ़े भी हैं। तो 18 अप्रैल को होता है विश्व विरासत दिवस, और 22 मई को क्या होता है, और 29 जुलाई को होता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। अब बाकी मेरा काम चल जाएगा, अभी देखते हैं। यानी मैं ए को क्या लगाऊंगा, 18 अप्रैल को होता है विश्व विरासत दिवस, तो ए का होगा 2, तो ए का 2 तो एक ही है, ए का 2। और मेरा है 29 जुलाई को है विश्व अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, तो 29 जुलाई को बाघ दिवस नहीं, सी का हो गया वन, सी का हो गया वन, तो सी का वन। बी का क्या हो गया, बी का ऊपर 22 मई को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। 5 दिवस दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मिट्टी दिवस। जो 4 दिवस यहाँ से तैयार करके जाना है। 18 अप्रैल को क्या है, विश्व विरासत दिवस, कभी नहीं भूलना है, दोबारा आएगा। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, और 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। मई में जैव विविधता होती, डाइवर्सिटी, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई, और 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। ठीक है, और 5 दिसंबर को विश्व मिट्टी दिवस, 5 दिसंबर को विश्व मिट्टी दिवस। आगे देखते हैं कि अप्रैल 2022 में दिए गए, तो अब इसमें क्या है, स्मार्ट सिटी अवार्ड दिए गए हैं। अब स्मार्ट सिटी अवार्ड प्रतियोगिता में सुमेलित करना है कि विजेता नगर को कौन सी श्रेणी मिली। जैसे जब आप फर्स्ट आए तो आपको मिला मॉनिटर पुरस्कार, दूसरे को मिला सेकंड पुरस्कार, तीसरे को मिला थर्ड प्राइज, उसको मिला कंसोलेशन प्राइज। तो ऐसे भैया राज्यों को भी, इंदौर को भी मिला प्राइज होगा, भोपाल को भी कोई प्राइज मिला होगा, तिरुपति को भी प्राइज मिला होगा। किसी को प्राइज किसका मिला कि तुम अच्छी हैंड राइटिंग लिखते हो, किसी को प्राइज किस में मिला, तुम अच्छी सिंगिंग करते हो, किसी को प्राइज किस में मिला, तुम अच्छा भाषण देते हो। तो भाई ये जरूरी थोड़ी ना सबको एक में मिला, तुम अच्छी सफाई करते हो इसलिए मिल गया। तो अलग अलग पहचान में मिला होगा, तो भाई ठीक है। अब इसका जो है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा 26 का बी। 26 का कौन सा होगा, बी। दोस्तों ये हमने देख लिया भाई, हमने भी प्राइज नहीं पढ़े थे, अब हम इस बार पढ़ेंगे थोड़ा। तो इसका बी होगा, तो इस बार देख लेते हैं। तो इसमें ए का होगा 2, यानी संस्कृति का प्राइज मिला इंदौर को, और बी का हो गया वन, शासन का प्राइज मिला बड़ोदरा को, बड़ोदरा ने अच्छा शासन चलाया। इसी प्रकार से 4 का, सी का हो गया 4, यानी सामाजिक पहलू का प्राइज मिला तिरुपति को, और डी का प्राइज मिला भोपाल को। ठीक है, तो इस प्रकार के हमें देखे जाना संस्कृति का प्राइज इनको। अब ये वाला तो क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, लेकिन स्मार्ट सिटी अवार्ड के प्राइज और मिलेंगे, उन प्राइजों को हम देख के जाएंगे और हम इस पर आने वाले क्वेश्चन सही कर लेंगे। ये देखो एक क्वेश्चन आया, इसमें गजब का क्वेश्चन है। भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा है। यानी अब इसमें हमें क्या देखना है दोस्तों, इसमें आंसर तो इसका देना ही है, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन उसने कहा पहला हवाई अड्डा। तो अगर कुछ पहला ऐसा कुछ हो तो ये पहला है ना, वो पहला अपने में बहुत कुछ समेटे हुए हैं, तो पहला पर हमें फोकस करना है दोस्तों। तो सौर ऊर्जा संचालित पहला हवाई अड्डा है, ऑप्शन कौन सा है, क्या ऐसा चेन्नई है, क्या अहमदाबाद है, क्या कोचीन है, क्या नई दिल्ली है। तो इसमें कौन सा होगा, इसमें कोचीन है दोस्तों। ये कोचीन हवाई अड्डा सौर ऊर्जा द्वारा संचालित हुआ है। तो ऐसा पहली बार हुआ है कि एक हवाई अड्डा सौर ऊर्जा से चला है। तो सवाल बनने की गुंजाइश बढ़ गई, और बढ़ क्या गई, पूछ लिया गया। आगे देखते हैं इसी कड़ी में। मार्च 2022 में प्यूर्टो रिको में आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 की विजेता निम्नलिखित में कौन सी थी। मार्च 2022 में प्यूर्टो रिको में मिस वर्ल्ड का आयोजन हुआ। अब मिस वर्ल्ड की विजेता एक हुई, तो विजेता उसने कहा कौन थी, वो विजेता कौन थी। भाई मिस वर्ल्ड की विजेता हमें पता होना चाहिए, मिस वर्ल्ड हो रहा है तो मिस वर्ल्ड की विजेता हमें पता होना चाहिए। तो कौन सी थी, हमसे पूछ लिया। उनका ऑप्शन दिया, ओलिविया यासे, कैरोलिना बिलावस्का, श्री सैनी, टोनी एन सिंह। तो कौन विजेता थी, इसका राइट आंसर है कैरोलिना बिलावस्का। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमसे ये नहीं मांगता कि हम आंसर सही अब दे दें, ये क्वेश्चन हमसे मांगता है कि अगर अब मिस वर्ल्ड आयोजित हो, अब कहीं ओलंपिक हों, ठीक है, अब कहीं चैम्पियनशिप का हो आयोजन, तो उसके विजेता हमें रट्टा मार के जाना है, उनको रट लेना है, हमारा आंसर हो जाने वाला है। आगे देखते हैं दोस्तों कि LBS एक वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक उपायों में से एक है। ये प्रवेश में LBS क्या है दोस्तों, ये क्वेश्चन इकोनॉमी का है, और LBS है लीड बैंकिंग स्कीम। आपने अपने ज़िले में लिखा दिखा होगा कहीं न कहीं, जब आप बस पर या किसी यात्रा कर रहे होंगे,
आपका अग्रणी बैंक पंजाब बैंक या कहीं कोई और बैंक, तो लीड बैंकिंग स्कीम अग्रणी बैंक योजना है। कौन सी? अग्रणी बैंक योजना। अगर आपने वहाँ देखा तो आंसर यहाँ सही मार दिया, आंसर यहाँ सही हो सकता है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा? बी। आगे देखते हैं दोस्तों कि बेसिलस हीमोफिलस जो है वो इन्फ्लुएंजा कारक है। बेसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कारक है किसका? काली खांसी का है, कि छोटे बच्चों में मेनिंजाइटिस के एक स्वरूप का है, निमोनिया का है, इन्फ्लुएंजा का है। तो दोस्तों 30वें का क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ई, काली खांसी का। तो अगर कोई इन्फ्लुएंजा आ जाए, अगर कोई वायरस आ जाए, कोई डिजीज़ आ जाए, तो हमें उसके कारक वारक देख के जाना है। आगे देखते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी हिमालय पर्वत की श्रेणी में अवस्थित है। तो पर्वत श्रृंखलाओं से क्वेश्चन आया है, इसलिए पर्वत श्रृंखलाएं हमें पढ़ के जानी है, पर्वत श्रृंखलाओं को हमें देख के जाना है। तो इसमें है चोओऊ, लोत्से, ठीक है, आगे है अन्नामलाई, फिर है सिरुमाली। आप कुछ भी इसमें अगर हम ना जानते हो, आपको ये तो पता है कि अन्नामलाई तो नहीं है, क्योंकि अन्नामलाई ये सब साउथ में है, केरल में है, केरल तमिलनाडु में अन्नामलाई। तो अन्नामलाई से हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ 3 है, हट गया, यहाँ 3 है, हट गया, यहाँ 3 है, हट गया, यहाँ 3 है, गज्जब हो गया, हमारा तो सही हो गया ना। 31 का हमारा कौन सा हो गया? डी। आगे देखते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश के वित्त वर्ष 2020-21 के बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में कथन कौन सा सही है। इससे पता चलता है बजट से क्वेश्चन पूछता है, किससे? बजट से। तो यूपी का बजट इसलिए महत्वपूर्ण है, इसलिए नहीं महत्वपूर्ण कोई बता रहा है, इसलिए महत्वपूर्ण है कि क्वेश्चन पेपर ही बता रहा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कह रहे हैं कि बजट पढ़ के आओ, वो कह रहा है बजट का आकार कितना है, बजट का आकार कितना है, और कह रहा है बजट में कितने करोड़ की नई योजनाएं शामिल की गई। तो बजट का क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए बजट पढ़ना चाहिए, ना कि इसलिए कोई बता रहा है। किसी की बात को हमें नहीं मानना है, हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ना है, हमें सिलेबस को पढ़ना है। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस में वो है तो हमें उसको पढ़ के जाना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है बी, दोनों। राइट आंसर क्या है? बी, दोनों। यानी बजट का आकार 5,12,860 करोड़ था और 10,967 करोड़ की नई योजनाएं सम्मिलित किए गए, इसलिए ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस वर्ष में कौन सी नई योजनाएं शुरू की गई, इस वर्ष में बजट कितने वर्ष का है, बजट घाटा कितना है, ठीक है, और कितना जीडीपी बढ़ने की संभावना है, तो ये हमें देख के जाना है। आगे देखते हैं कि दार्शनिक और दार्शनिक के दर्शन, इससे क्वेश्चन है दार्शनिक और दार्शनिक के दर्शन। देखो मैचिंग से क्वेश्चन आया, मैचिंग बहुत पीसीएस का प्रिय है, मैचिंग वो खूब करवाता है, ये बता भी चुके कि मैचिंग वो खूब करवाता है। जैसे कि रामानुज की मैचिंग, रामानुज, मध्वाचार्य, निम्बार्क, वल्लभाचार्य, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत, द्वैत, विशिष्टाद्वैत। हमें इसमें एक तो पता है कि वल्लभाचार्य का है शुद्धाद्वैत, वल्लभाचार्य का है श्वेताद्वैत, तो डी का हो जाएगा इसमें 2। अब डी का 2 एक ही है, तो आंसर हो जाएगा बी। 33 का देख लेते हैं, 33 का है, 33 का आंसर कौन सा हो जाएगा? 33 का आंसर है, लेकिन डी का हो जाएगा 1, सॉरी मैंने जो लगा रखा है, मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया। 33 का मैंने लगा तो 1 रखा है, डी का 1, तो 33 का हो जाएगा, इसका 1 इसके लास्ट में, तो 33 का हो जाएगा डी। अब इसको देख लेते हैं, रामानुज विशिष्टाद्वैत और मध्वाचार्य द्वैत और निम्बार्काचार्य क्या हो जाएगा? सी का हो गया 2 द्वैताद्वैत। तो हमें याद रखना है फिर से कि रामानुज का कौन है? रामानुज का विशिष्टाद्वैत है, ठीक है, और निम्बार्क का कौन सा है? निम्बार्क का है 3, इसका 3 से मतलब द्वैत, निम्बार्क का है द्वैत। और मध्वाचार्य का क्या है? मध्वाचार्य का क्या है? रामानुज का है विशिष्टाद्वैत, ठीक है, वल्लभाचार्य के शुद्धाद्वैत और निम्बार्क का है द्वैताद्वैत। सॉरी मेरी से गलती हो गई थी, निम्बार्क का है द्वैताद्वैत, माधवाचार्य का है द्वैत। तो आगे देखते हैं, अगली बार भी क्वेश्चन आ सकता है और एक इससे क्वेश्चन की अप्रोच पता चलती है। प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को हमें जरूर देखना चाहिए। लिम्नेटिक क्षेत्र में पादप प्लवक अधिकता में वृद्धि करते हैं। लिम्नेटिक क्षेत्र पानी का खुला क्षेत्र होता है। कथन और कारण का क्वेश्चन है, तो कथन और कारण के क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए कथन और कारण के क्वेश्चन हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो ये दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी है, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी है। तो कथन और कारण से रिलेटेड सवाल अगर किसी टेस्ट सीरीज में ना मिले तो उसको नहीं करना चाहिए। क्यों कथन और कारण से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सवाल आते हैं और वहाँ मिले नहीं है, तो इसका मतलब वो टेस्ट सीरीज अच्छी नहीं है। भारत विश्व का 6ठा सबसे बड़ा देश है। दूसरा है संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। तीसरा है कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। इसमें देखो, इसमें कई सारे क्वेश्चन उसने मिला लिए, अब देखो इसमें क्या है, भारत विश्व का 6ठा सबसे बड़ा देश है, गलत है। 6ठा सबसे बड़ा देश भारत नहीं है, भारत सबसे बड़ा देश है 7वां। 6ठा सबसे बड़ा देश इसमें नहीं होगा, तो एक तो गलत हो गया, एक गलत हो गया
अब इसी तरीके से देखें, संसार का 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। 2.4 क्षेत्र जो है भारत के अंतर्गत आता है, ये बात सही है। इसी प्रकार से भारत अगला है, भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। ये गलत है, ऐसा नहीं है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पूरी तरह से स्थित नहीं है। हमारे जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पूरी तरह अगर स्थित होता तो लद्दाख में इतनी ठंड क्यों होती, गर्मी होती वहाँ पर। तो इसी तरीके से हमारा आंसर क्या होगा, ए। आंसर हो गया ए, 2 और 3। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया। इस क्वेश्चन को हम कहते हैं यूपी स्पेशल। अब देखो, उत्तर प्रदेश के कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था, ये यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है। तो इसमें ऑप्शन कैसे हैं कि चंबल, कतरनिया घाट, रायपुर, किशनपुर। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है बी। राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है बी, यानी कतरनिया घाट जो है 1975 में स्थापित किया गया। तो कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य जो है 1975 में स्थापित हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन आया करते। संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस बाद में प्रत्यापित की गई। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा तो ये ऐसा क्वेश्चन है, लगभग हर साल आता है। तो ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का फैसला आया था। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना बताई थी। मैं बेसिक 10 सेकंड में बताता हूँ मूल संरचना क्या है। उसने ये कहा था कि आप संविधान में संशोधन तो कितना भी कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसा संविधान संशोधन नहीं कर सकते जो संविधान की आत्मा का हनन करे। संविधान बनाने वाले लोगों ने संविधान की एक आत्मा रखी थी, उस आत्मा का हनन नहीं कर सकता ये संविधान। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी कड़ी में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार की कालक्रम, वो कालक्रम भी पूछता है। अभी हमें अप्रोच पता चलता है कालक्रम। गदर पार्टी की स्थापना, चटगांव शस्त्रागार, बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी, केंद्रीय असेंबली में बम कांड। तो सबसे पहले इसमें क्या हुआ, इसमें सबसे आगे देखते हैं, पहले बढ़ाते हैं इसे, कूट देखते हैं कौन से कूट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा बी। ठीक है, पहले गदर पार्टी की स्थापना हुई, फिर उसके बाद में केंद्रीय असेंबली इंडिपेंडेंट डिफेंस कमेटी की स्थापना, केंद्रीय असेंबली बम कांड, उसके चटगांव शस्त्रागार छापा। आगे देखते हैं इसी कड़ी में, आया व्यक्ति और व्यक्ति की संबद्धता, यानी व्यक्ति किससे संबंधित है। देखो, एम.एस. स्वामीनाथन हरित क्रांति से संबंधित है, सबको पता है। और वर्गीज कुरियन दूध क्रांति से संबंधित, सबको पता है। तो हमें देख लेना ए का 3 कहाँ है, और ए का 3 देख लेना है, और सी का 2, जहाँ ए का 3 यहाँ पर ए का 3 है, और यहाँ सी का 2 है। तो हमारा कौन सा हो गया, हमारा ये आंसर कौन सा हो गया, हमारा आंसर हो गया ये सी। कौन सा हो गया, सी। ए का 3। और अब आगे भी देखना चाहिए, मोरारजी देसाई कौन से हैं, मोरारजी देसाई हैं बैंकों पर नियंत्रण के। और इसी प्रकार के एल के झा कौन है, आर्थिक प्रशासन सुधार के। बी का जो है 4 होगा, आर्थिक प्रशासन सुधार के। तो हमें अगर कोई ऐसे महान व्यक्ति मिले जो किससे संबद्ध हों तो पूछ लिया जा सकता है। जैसे वो कहेगा सत्याग्रह आंदोलन से संबद्ध कौन था, ठीक है, चटगांव शस्त्रागार से संबद्ध कौन था, ठीक है, वो पूछेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबद्ध कौन था। ऐसे सवाल पूछ सकते हैं। तो आगे देखते हैं, देखो पूछते हैं राज्य और राज्य की जनजाति। कौन क्या पूछते हैं, राज्य और राज्य की जनजाति से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, आपके सामने है केरिया, कुकी, यानदी, पालियान। और इसमें जनजाति से मैच करवा रहा है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 1 और 4, यानी कौन सी, केरिया उड़ीसा में रहती है, सही बात है। और इसी प्रकार से पालियान तमिलनाडु में रहती है, ये भी सही बात है। केरिया उड़ीसा में रहती है, ये भी सही बात है। और तमिलनाडु में रहती है पालियान, ये भी सही बात है। इसका राइट आंसर कौन सा हो गया, इसका राइट आंसर हो गया बी। बी राइट आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं इसी कड़ी में। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, उनको एक को कथन और कार्ड मानना है, उसके बाद बताना है। विश्व में चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक देश है, यह विश्व की भूगोल से सवाल आया हुआ है। उत्तरी चिली का एंडीज क्षेत्र पोरिफरी तांबा के विशालतम निक्षेप से संपन्न है। उत्तरी चिली का एंडीज क्षेत्र विशालतम निक्षेप से संपन्न है। तो इसमें इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा डी। डी इसका राइट आंसर है, यानी ए और दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी है। तो ठीक है, आगे देखते हैं इसी कड़ी में कि गरीबी को एक सामाजिक समस्या माना गया है। गरीबी को एक सामाजिक समस्या माना गया है जो कि लंदन में निर्धरता पर किए गए एक शोध सर्वेक्षण का परिणाम है। इस शोध के शोधार्थी कौन थे, शोध के शोधार्थी कौन थे, सर हेनरी मेन, हेनरी जॉर्ज, किंग्सले डेविस, चार्ल्स बूथ। तो इसमें राइट आंसर इसका क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा डी। कौन सा था, चार्ल्स बूथ। इसका राइट आंसर क्या होगा, चार्ल्स बूथ। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ शुक सप्तती की फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा रखा। उसका नाम क्या रखा, तूतीनामा रखा। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट है ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी, ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी। तो आगे देखते हैं इसी कड़ी में
कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य, ये देखो योजना या कार्यक्रम आया, इसकी मैचिंग करवा रहा है। तो हमें योजना और कार्यक्रम पता होनी चाहिए और उनके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं चाहिए। हमें ये पता होनी चाहिए वो योजना कब शुरू हुई। बहुत ज़्यादा जानकारी चाह करके हमें योजना आयोग के योजना नहीं घर में खोल लेनी है, हमें उसकी जानकारी बस होनी चाहिए कब वो शुरू हुआ। तो देखो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ये 2005 में शुरू हुआ। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन तो ए का हो जाएगा 2, ए का क्या हो जाएगा 2। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2000 और स्वर्ण जयंती रोजगार योजना 1999 में शुरू हुई। तो सी का 4 यहाँ पर है, देखो सी का 4 और ए का 2। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है 44 का बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 44 का बी। लेकिन हमें देखना चाहिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005, स्वर्ण जयंती रोजगार योजना ये है 1999, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। तो डी का क्या हो जाएगा? इसका डी का हो जाएगा 3। डी का क्या है? 3। इसका मतलब है कि 2005 संपूर्ण रोजगार योजना 2005 है। और इसी प्रकार से राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 1995 में है। कौन सा है? 1995 में है, यानी सी का 1। तो आगे देखते हैं इसी कड़ी में। क्वेश्चन को सिर्फ हल नहीं करना होता है, उसके साथ में और भी जानकारी ले लो, ताकि अगर दोबारा एग्जाम में आ जाए तो हो जाए, नहीं तो कोई दूसरा पेपर जाए तो उसमें भी काम आ जानी चाहिए। तब हमारे पेपर को हल करने का अच्छा फ़ायदा होता है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हल करने का है मतलब आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, इससे अच्छा कोई पेपर हो नहीं सकता। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से अच्छा कोई पेपर नहीं हो सकता। जो टेस्ट सीरीज बनाते हैं वो किस स्थान पर WHO, किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है? परंपरागत वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है। कौन सा परंपरागत स्थापित केंद्र कहाँ करने जा रहा है? तो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका, जाफना श्रीलंका, हरिद्वार भारत, जामनगर भारत। तो ये चूंकि WHO भारत में कहीं स्थापित कर रहा होगा, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा है, तभी ये महत्वपूर्ण है। तो जामनगर भारत में WHO ये केंद्र स्थापित कर रहा है, इसलिए हमारे लिए ये महत्वपूर्ण हो गया है। अगला है कि प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव होता है। प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव होता है। क्या होता है? फास्फोरस, ओजोन, मीथेन और एल्युमिनियम आयन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है बी, यानी ओजोन होता है। प्रकाश में क्या होता है? हमेशा धुंध में ओजोन होता है। क्या होता है? ओजोन। ऐसे क्वेश्चन रट्टा मार लेना है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं और खूब आते हैं। देखो लता मंगेशकर पे सवाल आया है, तो करंट अफेयर में लता मंगेशकर जहाँ मिले सब चाट जाना है, तभी जो है एकदम क्लियर होगा मामला। लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में प्रस्तुति देने वाली वे प्रथम भारतीय कलाकार थी। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनका प्रथम कार्यक्रम लंदन के एल्बर्ट हॉल में हुआ था। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है बी। इसका राइट आंसर एक और दो दोनों, ऐसा सही है, ये बात सही है, ऐसा ही हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा नगर इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है? सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है, ये विश्व के भूगोल से क्वेश्चन है, ठीक है। सुन्नी त्रिकोण का भाग कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है सी, बसरा। बसरा भाग नहीं, कौन सा है? बसरा भाग नहीं है, बसरा। इसका राइट आंसर है बसरा। आगे देखते हैं इसी कड़ी में, ये क्वेश्चन आ गया है कथन कारण वाला। कथन कारण के क्वेश्चन को हमें बोर नहीं होना है, क्योंकि यहाँ बोर हो गए तो एग्जाम हॉल में तो वो सराबोर कर देगा, ठीक है। आगे देखते हैं 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय स्वशासन के इतिहास के रूप में आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है। सही बात है, 73वां संविधान संशोधन स्थानीय शासन के एक आधार स्तंभ के रूप में जाना, क्योंकि 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। क्या गजब बात है, एकदम सही बात है, एकदम सही बात है, इसीलिए सबसे अच्छा माना जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, यानी ए भी सही है, आर भी सही है, आर ई की सही व्याख्या भी है ना, तो इसलिए मामला सही हो गया। आगे देखते हैं दोस्तों, अप्रैल 2022 में कोपेनहेगन में पुरुषों की 200 मीटर की बटरफ्लाई तरह की प्रतिस्पर्धा में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? ठीक है, तो संदीप सेजवाल, सजन प्रकाश, श्रीहरि नटराज, साक्षी बालाकृष्णन। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है 50 का बी, सजन प्रकाश। तो इस प्रकार की अगर कहीं पुरुषों की 200 मीटर की प्रतिस्पर्धा हो रही है, बाकी कोई खिलाड़ी स्वर्ण पदक जीत रहा है, पहली बार स्वर्ण पदक आ रहा है, अब किसी भी देश में हो रही है, ठीक है, तो ऐसी योजनाओं पर हमें निगाह नहीं रखनी है, पैनी निगाह रखनी है। कैसी? पैनी निगाह रखनी है। अगर पैनी निगाह रख दी तो समझ लो उसका क्वेश्चन बंजर हो जाएगा, बंजर, ठीक है। कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? 3 बांध यूपी में हैं, एक बांध नहीं है, बदुआ, अहवा, बघेलखंड और अरौरा। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है बदुआ। बदुआ बांध नहीं है। कौन सा? बदुआ बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा बदुआ बांध है कहाँ। आगे देखते हैं, ये देखो एल्युमिनियम संयंत्र, एल्युमिनियम कंपनी दे रखी है और उनकी अवस्थिति दे रखी है, और कहा कौन सा सुमेलित नहीं है, ध्यान लेना, नहीं तो नहीं है, नहीं याद रखा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा।
देखो मद्रास, माल्को, चेन्नई, इसी प्रकार से माल्को चेन्नई, बाल्को कोरबा, और हिंडाल्को रेणुकूट, और इंडाल हीराकुंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? माल्को चेन्नई। ये माल्को चेन्नई जो है ये सुमेलित नहीं है और ये सुमेलित हैं। इसकी हिंडाकूट, देखो इसकी जो है हिंडाल्को जो है वो कहाँ है? हिंडाल्को जो है वो रेणुकूट में है, हिंडाल्को रेणुकूट में है। और इंडाल्को जो है वो कहाँ है? इंडाल्को हीराकुंड में है। और इसी प्रकार से बाल्को कहाँ है? कोरबा में है। और माल्को कहाँ है? माल्को चेन्नई में नहीं है। आगे देखते हैं इसी क्रम में पूछा है राष्ट्रीय राजनीतिक दल की स्थापना का क्रम। तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल की स्थापना का क्रम पूछ रखा है। ऐसे क्रम पर हमें ध्यान देना चाहिए कि राष्ट्रीय राजनीतिक स्थापना का क्रम पूछ दिया है तो इसी तरीके से मान लो इसी तरीके से वो क्या पूछ देगा, और भी कुछ क्रम पूछ सकता है। तो वो कौन से क्रम पूछ सकता है वो हमें पता होने चाहिए। मान लो उसने पूछा राष्ट्रपति के क्रम बताओ, कौन से राष्ट्रपति क्रम से हैं, तो हमें बता देना चाहिए। ठीक है, इसका आगे देखते हैं इसका कौन सा होगा। बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ए, यानी पहले बनी तीसरे नंबर तेलुगु देशम पार्टी, उसके बाद बनी बहुजन समाज पार्टी, उसके बाद बनी समाजवादी पार्टी, उसके बाद बनी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी जी की पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है? धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है 11वां शिलालेख, 12वां शिलालेख, 13वां शिलालेख और द्वितीय शिलालेख। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है बी, यानी 12वां शिलालेख। 12वां शिलालेख कौन सा है? 12वां शिलालेख धर्म के बारे में कहता है। आगे क्वेश्चन का है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण कौन करता है? नंबर 1 लोक लेखा समिति, लोक उपक्रम समिति, प्राक्कलन समिति, उपकृत में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति जो है वो इसकी गाइड और मित्र माना जाता है इसका ये। तो इसका राइट आंसर क्या हो? लोक लेखा समिति। कौन सा राइट आंसर हुआ? लोक लेखा समिति। राइट आंसर क्या हो? लोक लेखा समिति। हमें याद रखना है, ये क्वेश्चन रिपीट होता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यूपी के किस जनपद में अवस्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यूपी का किस जनपद में अवस्थित है? ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश स्पेशल से है, तो यूपी स्पेशल हमें इसे पढ़ने हैं कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यूपी के किस जनपद में अवस्थित है। नंबर 1 बहराइच, नंबर 2 लखीमपुर खीरी, नंबर 3 पीलीभीत, नंबर 4 सीतापुर। तो कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ये कहाँ स्थित है? लखीमपुर खीरी में। लखीमपुर खीरी में कहाँ स्थित है? लखीमपुर खीरी में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें इसको याद रखना है। आगे देखते हैं इसी कड़ी में आगे क्या है। आगे केंद्र को उद्योग से मिलाया है कि किस केंद्र में कौन सा उद्योग है। तो ये विश्व के भूगोल से प्रश्न है। ठीक है, कि केंद्र और इधर कौन से उद्योग। तो है पहले है ओसाका, डेट्रायट, क्यूबा, सेंट पीटर्सबर्ग। ये है सिगार, पोत निर्माण, सूती वस्त्र, मोटर वाहन। तो देखो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है डी, यानी ए का ओसाका जो है मोटर वाहन से रिलेटेड है। ओसाका जो है वो सूती वस्त्र से रिलेटेड है। इसी प्रकार से जो डेट्रायट है, डेट्रायट मोटर वाहन से रिलेटेड है। ठीक है, इसी प्रकार से क्यूबा जो है वो सिगार से रिलेटेड है। इसी प्रकार से सेंट पीटर्सबर्ग है वो पोत निर्माण से रिलेटेड है। आगे देखते हैं इसी प्रकार से कि सतत विकास लक्ष्य और ये संबंधित हैं। मतलब सतत विकास लक्ष्य किससे संबंधित है? आपको पता है पेरिस एजेंडा में जो है 17 सतत विकास लक्ष्य घोषित किए गए और उनका उद्देश्य घोषित किया गया। उसमें कौन से सतत विकास लक्ष्य का कौन सा उद्देश्य है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है डी। क्या है? राइट आंसर है डी। अब इनको देख लेते हैं कि ए का है 3, यानी असमानताओं में कमी। ये इससे रिलेटेड है, असमानताओं में कमी से। फिर दूसरा क्या है? दूसरा है वन, यानी SDG 13 का मतलब है जलवायु परिवर्तन। SDG 14 का मतलब है जल के नीचे जीवन। SDG 15 का मतलब क्या है? भूमि पर जीवन। तो ये इसका मतलब हो गया। आगे देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो रणथंभौर, गुजरात, बारगल, चित्तौड़। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी। क्या होगा? राइट आंसर होगा सी, यानी 2 1 4 3। पहले उसने कौन सी विजय की? गुजरात। उसके बाद कौन सी की? रणथंभौर। उसके बाद कौन सी थी? चित्तौड़। उसके बाद कौन सी थी? बारगल। तो इसका ये राइट आंसर हो गया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरणीय है? कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरणीय है? तो कांच की बोतल, प्लास्टिक के कप,
एल्युमिनियम फॉइल या ऊन? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऊन। ऊन जो है वो जैव निम्नीकरणीय है, बायोडिग्रेडेबल है। तो बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल हमें याद होने चाहिए। ये क्वेश्चन एक बार नहीं, आप पिछले 5 वर्षों के क्वेश्चन पेपर देखें, बार बार पूछे गए हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चन हमें याद होने चाहिए। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज की? देखो, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2 साल में जारी की जाती है। अब 2 साल में किसी राज्य ने अगर वृद्धि दर्ज की है तो उसने वो पूछ के इसमें कौन सा गलत काम किया है, सही पूछ लिया है। तो ये है राइट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने सबसे ज़्यादा वृद्धि की है। किसने? आंध्र प्रदेश ने सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र में वृद्धि की है। आगे देखते हैं इसी कड़ी में। तो ये देखो, एक जिला एक उत्पाद योजना चल रही है और उत्तर प्रदेश पीसीएस को पूछ रहा है और हम इसको पढ़ रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर, अमेठी, आगरा, बागपत। तो कौन सी सुमेलित नहीं है, हमें ध्यान रखना है, कौन सी सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है डी, बागपत लकड़ी के कपड़े से सुमेलित नहीं है। यानी 3 तो इसमें सही सुमेलित हैं, इस बहाने 3 याद कर लो। कोई 2 मैच इसमें के मान लो उसने इस बार मैचिंग दी और इसमें से 1 मैचिंग इसकी डाल दी तो हमारे लिए हेल्प कर गया। तो गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड कपड़े से रिलेटेड है, अमेठी मूंज के उत्पाद से रिलेटेड है, आगरा में तो चमड़े का जूता और पेठा खूब फेमस है। तो आगरा में चमड़ा उत्पाद और पेठा भी खूब फेमस है। आगरा जाइए तो पेठा जरूर खाइए। किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है? प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है बांग्लादेश। कौन सा है? बांग्लादेश। कौन सा है? बांग्लादेश। आगे देखते हैं इसी कड़ी में कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इससे आप देख रहे होंगे कि कालक्रम और मैचिंग ये यूपी पीसीएस की सबसे पसंदीदा है ना। जैसे कोई शादी में जाता है तो पहले कोई कहता है पाव भाजी, कोई कहता है कोल्ड ड्रिंक, यूपी पीसीएस कहता है मैचिंग कालक्रम। मैचिंग कालक्रम 2 ही पर हमें चाहिए, बस 2 ही से हमें किसी शादी पार्टी में जाना है तो बस मैचिंग और कालक्रम। तो युद्ध हैं, देखो कौन कौन से युद्ध हैं। मुदकी का युद्ध, पोर्टोनोवो का युद्ध, शंकरखेड़ा का युद्ध, बेदारा का युद्ध। पहली बार सुना होगा, बेदारा तो सुना हुआ लग रहा, बाकी तो सब पहले भी सुने लग रहे हैं। अगर ये यहाँ नहीं सुनेंगे तो एग्जाम में पहली बार सुने हुए लगेंगे, है ना। तो इनको एक बार देख लेते हैं। 64 का आंसर है बी, और हमने भी देखा तो हम भी पहली बार सुने हुए लगे, बाद में जब इनको पढ़ा तो इसमें देखते हुए लगे। तो कौन सा है? सबसे पहले कौन सा हुआ? शंकरखेड़ा का युद्ध, उसके बाद कौन सा हुआ? बेदारा का युद्ध, उसके बाद कौन सा हुआ? पोर्टोनोवो का, उसके बाद मुदकी का युद्ध। आगे देखते हैं। अगले साइंस का क्वेश्चन आ गया है, साइंस का क्वेश्चन आ गया है तो साइंस का कर देते हैं। सल्फा ड्रग किस प्रकार की औषधि है? सल्फा ड्रग किस प्रकार की औषधि है? प्रतिरोधी, पीड़ाहारी, ज्वरनाशी, प्रतिजीवाणुक। तो सल्फा ड्रग किस प्रकार की औषधि है? इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है प्रतिजीवाणुक। कौन सी है? प्रतिजीवाणुक। ये प्रतिजीवाणुक डी इसका आंसर हो गया, तो डी आंसर हो गया। आगे है जनवरी 2022 के वैश्विक व्यावसायिक सेहत सूचकांक। देखो सूचकांक से कितने सवाल आते हैं, 2 सवाल तो ऑलरेडी पूछ चुके हैं, अब तीसरा सवाल ये आ गया है। तो सूचकांक रट्टा मार लो। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पेपर बोल रहा है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कह रहा है, मैं सिर्फ उसे बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ उसे उसकी भाषा को अपने मुंह से बोल रहा हूँ, वो कह रहा है मौन रूप से, ठीक है। तो कौन सा शहर विश्व का शीर्ष व्यावसायिक शहर, यानी सबसे ज़्यादा व्यावसायिक शहर कौन सा है? फ्रैंकफर्ट और हांगकांग, लंदन, पेरिस। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है हांगकांग। हांगकांग सबसे व्यावसायिक शहर है वैश्विक व्यावसायिक शहर सूचकांक में। आगे देखते हैं। देखो भारत में संसद के द्वारा पंचायत टू एक्सटेंशन एक्ट यानी पेशा कानून कब पारित किया गया? आगे देखते हैं कब है? 1998, 1996, 1995, 1993। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है दोस्तों 1996 में पेशा अधिनियम पंचायत एक्सटेंडन टू शेड्यूल एरिया, यानी जो अनुसूचित जाति एरिया है, अनुसूचित जनजाति के एरिया है, उनमें भी पंचायती राज जाना चाहिए। केवल हमारे ही गांव क्यों जाना चाहिए? वो भी तो हमारे गांव के हैं। कोई नागालैंड का व्यक्ति भी तो हमारे देश का व्यक्ति है, कोई असम का व्यक्ति भी तो हमारे देश का व्यक्ति है, कोई मिजोरम का व्यक्ति भी हमारे देश का व्यक्ति है। वहाँ भी पंचायत जाएँ, उनका भी प्रधान बने, वो भी सरपंच बने, वो भी आराम से चौपाल लगाएं। ये अधिकार हमें ही क्यों मिले? उनको भी मिलना चाहिए, है ना। एक लोकतंत्र में तो ऐसा होना ही चाहिए। और एक पीसीएस अधिकारी बनने वाले की ऐसी तो सोच होनी ही चाहिए कि वो दूसरों के अधिकारों को पहचान करे और उनको अधिकार दिलाए, और ऐसी सोच आपकी है ही। तो आगे क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरा स्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर क्या है? मोहनजोदड़ो एवं लोथल। कौन से है?
सिंधु घाटी सभ्यता से सवाल आता है। सिंधु घाटी सभ्यता से सवाल हर जगह आता है, यही नहीं आता है, कक्षा 8 में भी आता था। सिंधु घाटी मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो हमें ही नहीं पता होता है, हमारे पड़ोसी भी इसे देख के डर जाते हैं कि अरे मोहनजोदड़ो पढ़ रहा है, बड़ा खतरनाक मामला है। मोहनजोदड़ो एवं लोथल, ठीक है। और ये पीसीएस में भी क्वेश्चन आता है। आगे क्वेश्चन है कि कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। यानी बायोमास ऊर्जा के 3 स्रोत हैं, एक नहीं है, तो हमसे पूछ ले कौन सा नहीं है। नहीं है बता दो बेटा, तो बन जाओ पीसीएस ऑफिसर, ठीक है। कौन सा है? कोयला, परमाणु ऊर्जा, गोबर, लकड़ी। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है परमाणु ऊर्जा। कौन सा है? परमाणु ऊर्जा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। आगे देखते हैं, म्यांमार का पेगु योमा क्षेत्र किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? पेगु योमा क्षेत्र किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? खनिज तेल, टिन, तांबा, चांदी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है खनिज तेल। म्यांमार का पेगु योमा क्षेत्र, पेगु योमा किस खनिज का प्रमुख उत्पादक? खनिज तेल। दोस्तों इसको रट के जाना है, इनको रट के जाना है। क्वेश्चन रिपीट हो गए। मान लो आपने पिछले 500 क्वेश्चन सॉल्व किए, अब 500 क्वेश्चन में 5 बच गए, अपनी तो बल्ले बल्ले हो गई। 500 क्वेश्चन में 5 बच गए, 5 नंबर पता कितने मिले? 1.33 ऐसे नहीं मिले। अरे भाई वो अगर करते निगेटिव हो जाता तो वो भी तो जोड़ो। तो अगर कोई गलत होने वाला क्वेश्चन आपने सही किया तो उसमें आपको मान लो 4 क्वेश्चन, मान लो 0.25 है निगेटिव मार्किंग, तो एक क्वेश्चन सही किया तो 1 नंबर नहीं मिला, मानो 1.25 नंबर मिला, क्योंकि अगर आप गलत करते तो 25% चला जाता। अब आपको 1.25 मिला, गया भी नहीं, मिल भी गया। तो अगर आपने पिछले 500 क्वेश्चन या 1000 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए पिछले 5-10 सालों के, और उसमें से मान लो 5 क्वेश्चन रिपीट हो गए, 10 क्वेश्चन रिपीट जो हो ही जाते हैं, तब तो 5-10 क्वेश्चन फंस गए तो मेहनत सफल हो जाएगी। तो निम्नलिखित में से प्रकार के ऊष्मा इंजनों में से कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है। दोनों डीजल था, पेट्रोल इंजन, भाप इंजन, और पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर कौन सा है दोस्तों? इसका राइट आंसर है 71 का सी, यानी पेट्रोल इंजन। पेट्रोल इंजन में इसका प्रयोग होता है। आगे देखते हैं दोस्तों कि अप्रैल 2022 से निम्नलिखित में कौन तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष, तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? पहली मध्य तंजानिया की कौन बनी है? एलिस जॉनसन, सहले बर्क जोविडे, सामिया सुरुल हसन, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब जैसे कोई भी पहली महिला अध्यक्ष कहीं की बने तो हमें उन्हें याद रखना है, कहाँ राष्ट्राध्यक्ष कौन बना, हमें उन्हें याद रखना है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन आया है तो वो भी आ सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है समूआ सुलू हसन। अब जैसे ये क्वेश्चन याद करने से नहीं फ़ायदा है, ये थोड़ी ना फिर पूछेगा। इस साल जो दूसरी महिला अध्यक्ष बनी है वो पूछेगा। इस साल मान लो जैसे ब्रिटिश हैं तो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक बने, और ऋषि सुनक से पहले एक महिला बनी थी लिज ट्रस, वो 45 दिन नहीं हट गई। तो हमसे पूछ सकता है कौन सी महिला ब्रिटिश के प्रधानमंत्री 45 दिन रही और हट गई, क्योंकि उस प्रकार का ये ऐसा प्रकार का क्वेश्चन वो हो जाता है। केबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस झील में अवस्थित है? तो ये इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर लोकटक झील। इसमें बिल्कुल भी कुछ समझना नहीं है, सोचना नहीं है, ऑप्शन नहीं देखने हैं। कुछ तो क्वेश्चन ऐसे करो जिनके ऑप्शन भी ना देखने पड़े, तब तो है अच्छी बात है, ठीक है। आगे देखते हैं 74वां क्वेश्चन। 74वां क्वेश्चन क्या है? भारत में कृषि क्षेत्रों में छूटों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में इनपुट सब्सिडी जैसे उर्वरकों पर दी जाने वाली अप्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत आती है। किसानों को बिजली एवं सिंचाई पर दी जाने वाली कटौतियाँ प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत आती हैं। विश्व व्यापार संगठन के कृषि संबंधी प्रावधान प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी की अनुमति देते हैं, परंतु प्रत्यक्ष सब्सिडी पर रोक लगाते हैं। भारत में सरकारों द्वारा दी जाने वाली सभी सब्सिडियाँ अप्रत्यक्ष श्रेणी में आती हैं। तो सब्सिडी से क्वेश्चन आया हुआ है, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है 74 का ए। 1 और 4, यानी 1 सही है, 4 सही है, बाकी सब गलत है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में वर्ष 2022-23 में केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्नातक प्रवेश के लिए एकल प्रवेश परीक्षा, इस तरह देख लेते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी सिंगल विंडो एडमिशन। तो आपको जैसे पता है CUET का तो नाम जानते हैं। क्या ये भी सोच सकता था कोई CUET का भी क्वेश्चन आ जाएगा? CUET का क्वेश्चन आ गया तो इसको कहते हैं करंट अफेयर। करंट अफेयर इस तरीके का आता है। CUET का क्वेश्चन आ गया कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक प्रवेश के लिए सिंगल विंडो प्रवेश परीक्षा CUET का शुरुआत करी गई है। आगे देखते हैं, आगे कथन कारण वाला क्वेश्चन आ गया है कि 1 गिलास पानी में नमक का घोल समरस होता है, पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन वाला घोल समरस होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है बी, यानी ए सही है लेकिन आर गलत है। पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन वाला घोल समरस नहीं होता है। 1 गिलास पानी में नमक का घोल समरस होता है, यानी पूरे नमक का घोल जो है पूरे में एक जैसा ही होगा। आगे देखते हैं इसी कड़ी में
जैसे विधानसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और राज्य। अब ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, जैसे विधानसभा के नए अध्यक्ष और राज्य। अब जैसे राज्य में नई विधानसभा बनी होगी, उनके नए अध्यक्ष बने, तो उनकी मैचिंग पूछ ली है। इसी प्रकार से मान लो जैसे अभी नागालैंड में चुनाव हुआ, इस साल मेघालय में चुनाव हुआ, इस साल चुनाव हुआ, और कहाँ हुआ, त्रिपुरा में हुआ, गुजरात में हुआ, ठीक है, और कहाँ हुआ, और हिमाचल प्रदेश में हुआ, और कर्नाटका में हो रहा है। तो इनके विधानसभा अध्यक्ष, इनके मुख्यमंत्री, इनके विपक्ष के नेता, इनकी विधानसभा सीटें, इनकी लोकसभा सीटें, इनकी राज्यसभा सीटें हमें पता होनी चाहिए। अगर ये पता है, ये हम नहीं कह रहे, ये क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहे, इतना अगर पता है तब तो सही है। मान लो आज विधानसभा से अध्यक्ष पूछा, कल विपक्ष का नेता पूछ लेगा। अब मान लो कल राज्यपाल, इतने राज्यपाल बदले गए, 13 राज्यपाल, तो उनके राज्यपालों के नाम पता होने चाहिए। तो इसलिए ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है डी। जो अब इसका महत्व नहीं बचा है, अब वो नवनिर्वाचित करंट का क्वेश्चन है। करंट का क्वेश्चन बताता है कि करंट किस प्रकार का आता है। तो ये अगर बात आपको बहुत अच्छी लगी है तो कृपया लाइक कीजिएगा। आप बताइएगा क्या बात अच्छी लगी। अगर नहीं अच्छी लगी तो आप जो है कमेंट बॉक्स में मुझे गरियाइएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी जो गरियाना है वो तार्किक होना चाहिए। आप कोई तर्क दें कि आपकी बात गलत है, तर्क के साथ बात कीजिएगा, तो इसमें क्या दिक्कत है। मैंने ये कहा कि विधानसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष राज्यों के पूछ लिया, तो 7 राज्यों में चुनाव हुए, तो उनके नवनिर्वाचित अध्यक्ष हमें देख लेने चाहिए, उनके नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री देख लेने चाहिए, उनके विधानसभा सीटें देख लेनी चाहिए, जैसे कि पिछले क्वेश्चन आया हुआ है। उनकी राज्यसभा सीटें देख लेनी चाहिए, आप आगे देखेंगे लोकसभा सीटें सवाल आता है। उनकी लोकसभा सीटें देख लेनी चाहिए, ठीक है। उनका विपक्ष का नेता भी देख लेना चाहिए। तो और नए जो राज्यपाल 13 राज्यों में लगभग नियुक्त हुए हैं, वो राज्यपाल देख लेने चाहिए। फिर जो यहाँ पर का जो क्वेश्चन आएगा वो श्योर एंड सर्टेन, आकाश से पाताल तक, ठीक है, होके रहेगा। ये श्योर एंड सर्टेन है और उनसे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आप लिख के रख लेना, आएगा ही आएगा, वो आएगा ही आएगा। इसलिए मैं भी तैयार करूँगा और दोस्त आप भी तैयार कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि टी माल्थस ने डी माल्थुसियन थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत का प्रतिपादित किया, जो संबंधित है अर्थव्यवस्था से और जनसंख्या से, बेरोजगारी से और निर्धनता से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है जनसंख्या से। टी माल्थस जनसंख्या से संबंधित है। किससे संबंधित है? जनसंख्या संबंधित है। आगे क्वेश्चन है, प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई। ये देखो, अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा, इसकी डेट भी पूछ रखी है। तो ये कहना चाह रहा है कि कुछ चीज़ों की डेट भी याद रखो, कुछ चीज़ों की डेट भी याद रखना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है 24 अगस्त 1946। क्या है? 24 अगस्त 1946 को प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की। कब? 24 अगस्त 1946। आगे देखते हैं कि आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं। आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं, तो कहाँ मिलती हैं? तो देखते हैं, नागार्जुनी कोंडा, घंटसाल, अमरावती, बोधगया। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है कि अमरावती में आर्यक स्तंभ वाली विशेषताएं मिलती हैं। ये कल्चर का क्वेश्चन है, संस्कृति का क्वेश्चन है। अमरावती में आर्यक स्तंभ की विशेषताएं मिलती हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सिर्फ आंसर नहीं है, हमें बताते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, उस प्रकार हमें अपना पढ़ने का तरीका बदलना चाहिए। देखो, ये क्वेश्चन नया आया हुआ है कि यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र संघ की पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट फ्रंटियर में दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण युक्त भारत का कौन सा शहर है? नंबर 1 कोटा, नंबर 2 मुरादाबाद, नंबर 3 इंदौर, नंबर 4 पटना। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है मुरादाबाद। मुरादाबाद जो है दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण युक्त। बताओ, मुरादाबाद में कितना ध्वनि प्रदूषण होता है। तो ओजोन दिवस की स्थिति को माना जाता है, दिवस से क्वेश्चन आता है। यह बात हवा में तो कोई बता नहीं रहा है, ये बात आपके सामने क्वेश्चन है, दिवस से क्वेश्चन आता है। अभी एक मैचिंग वाला क्वेश्चन देख ही चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, बाघ दिवस, ठीक है, पर्यटन दिवस और मिट्टी दिवस और ओजोन दिवस। तो एक दिवस से 2-2 सवाल एक क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, 2022 में आए हुए हैं, दूर की बात नहीं है। और 14 मई दूर नहीं है। दिशा दाप तो उठिए, प्राप्त कर पुण्य प्रकाश तुम्हारा, लिखा जा चुका है अनल अक्षरों से इतिहास तुम्हारा, लिखा जा चुका अनल अक्षरों से इतिहास तुम्हारा, और उस मंजिल दूर नहीं है, ठीक है, मंजिल दूर नहीं है। तो इस प्रकार से ओजोन दिवस की स्थिति को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसमें हमें नहीं देखना चाहिए, इसका है 16 सितंबर। तो अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए ऐसे क्वेश्चन हमें पता ही होने चाहिए। 16 सितंबर है और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपको पता भी है, मुझे पता है कि ऐसे क्वेश्चन आपको पता ही हैं। मैं अपना रिवाइज भी कर लेता हूँ इस बहाने, है ना।
जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार को नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया? आप प्रीवियस ईयर के 10 साल को एनालाइज कीजिए, घटना चक्र जैसी सर्वश्रेष्ठ किताब जो है उसको देखिए, उसमें ऐसे क्वेश्चन का पिछले 10 सालों का एनालिसिस है। ये क्वेश्चन बार बार आया है। तो किसने नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया? टैगोर जी ने। किसने? टैगोर जी ने लौटाया था। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक और सत्य की खोज पर जिनका बल था? तो कौन था सत्यशोधक समाज के? ये थे ज्योतिबा फुले। कौन सा? ज्योतिबा फुले, सत्यशोधक समाज। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो नीचे जलप्रपात की स्थिति को पूछ रहा है। जलप्रपात से क्वेश्चन आया हुआ है और इसी बार नहीं आया हुआ है, बहुत बार आया हुआ है। मैं 2022 का दिखा रहा हूँ और क्वेश्चन को देखिएगा तो पता चल जाएगा। तो भारत के जलप्रपात और उनकी स्थिति, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है डी। कौन सा है? इसका राइट आंसर है डी, यानी दूधसागर जलप्रपात कहाँ है? गोवा में है। इसी प्रकार से जो बरकाना जलप्रपात कहाँ है? वो कर्नाटक में है। इसी प्रकार से जो खंडाधार जलप्रपात कहाँ है? वो उड़ीसा में है। जो पलानी जलप्रपात कहाँ है? वो हिमाचल प्रदेश में है। तो पलानी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। खंडाधार कहाँ है? उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा में खुर्दा रियासत थी, तो खंडाधार को उड़ीसा याद रखो, खंडाधार उड़ीसा में है। इसी प्रकार से दूधसागर जो है वो गोवा में है और जो है बरकाना जो है वो कर्नाटक में है। आगे देखते हैं, किस उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है? इको मार्क का जो सवाल है वो कई बार आ चुका है, 2-3-4 बार आ चुका है, तो इसलिए ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। किस उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है? तो इको मार्क दिया जाता है, इको मार्क, इको का मतलब होता है पर्यावरण, पर्यावरण से रिलेटेड मामला है, जो पर्यावरण से मित्रवत हो। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है बी, सी, जो पर्यावरण से मित्रवत हो उसे हम क्या देंगे? इको मार्क, उसे हम क्या देंगे? इको मार्क दे देंगे और हमारा आंसर हो जाएगा सही, इको मार्क। आगे देखते हैं क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ये हमें इनकी जो गाइडलाइन होती है ना, नहीं है, नहीं वाला ध्यान से पढ़ना है, नहीं तो हमारा क्वेश्चन भी नहीं हो जाएगा। ठीक है, 87, तो ईशावर्मन हरहा पाषाण अभिलेख, शरबम्मन गया ताम्रपत्र, जीवित गुप्ता सेकंड देव वर्णार्क अभिलेख, ईश्वर वर्मन जौनपुर पुस्तकाभिलेख। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है बी। बी जो है ये जीवित, बी जो है सर्ववर्मन गया ताम्रपत्र, ये सुमेलित नहीं है, तो ये सुमेलित है ईशावर्मन हरहा पाषाण अभिलेख और जीवित गुप्ता देव वर्णार्क अभिलेख, ईश्वर वर्मन जौनपुर पुस्तक अभिलेख। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? इसका हैजहॉग, लोरिस, एकिडना, कंगारू। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है सी, एकिडना हमें क्या देता है? अंडे देता है। अब देखो अनुसूची से सवाल आया हुआ है, तो इसलिए हमें अनुसूची तैयार होनी चाहिए। अगर आपकी अनुसूची तैयार नहीं है तो आप उन्हें तैयार कीजिएगा। अगर आपके पास सोर्स नहीं है तो आप मेरे ही इसी यूट्यूब चैनल पे अनुसूची का एक वीडियो है, आप उसे भी देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं, ये आप मेरी बात मत मानिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है 2022। अगर आपको नहीं भरोसा है तो डाउनलोड कर लीजिएगा, उसका बी है, ये बी जो है वो पेपर है और उसमें अनुसूची से सवाल आया हुआ है और आज ही नहीं हर बार आया हुआ है, इसलिए ये सवाल महत्वपूर्ण है। हमने उसमें तरीका बताया था कि दो दोस्त जाते हैं, पहली बार वो कहता अपने दोस्त से कहते हैं मैं तैयारी कैसे करूं, तो वो उससे कहता है 4 तरीका। पहले तो डिसाइड करो किस राज्य में फॉर्म डालना है, तो पहली अनुसूची में राज्य संघ का नाम। दूसरे वो कहते हैं कि वहाँ के वेतन जान लो, तो दूसरी अनुसूची में सैलरी का जिक्र। तीसरे वो कहते हैं कसम खा लो, तो तीसरी अनुसूची में क्या हो गया? तीसरी अनुसूची में उन्होंने कहा फिर वेतन जान के तुम कसम क्या करो, वेतन जान लो, फिर कसम खा लो। फिर चौथी कहते हैं क्या? क्योंकि राज्य में स्थान बना लेना है, कसम खा लो कि राज्य में स्थान बना लेना है। तो क्या हो गया फिर? राज्य विधान परिषदों में, तो क्या हो गया कि इसके बाद में चौथा उन्होंने कहा कि कसम खा लो उस राज्य में स्थान बना लेना है। तो राज्य विधानसभा में स्थानों का आवंटन है, विधान परिषद यहाँ पर गलत है। आपको जैसा कि पता है हर राज्य में विधान परिषद है नहीं, विधानसभा हर राज्य में है। और 7वीं अनुसूची में जिक्र था कि 7वीं अनुसूची में क्या जिक्र था? संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई सूचियों का। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का जिक्र था। तो इसका ये वाला ऑप्शन हो गया। तो इसका कौन सा ऑप्शन हुआ? इसका ऑप्शन हो गया सी। कौन सा ऑप्शन हो गया? सी। ए का 2, बी का 1, तो इसका ये हो गया। तो अनुसूची से सवाल आता है, आपने जैसा कि सीधे देख लिया, इसमें कुछ मैंने किया भी नहीं कि मैंने इसमें कुछ बदलाव किया हो, इसमें हम देख सकते हैं। व्यक्ति और संबंधित, ये देखो पहले भी आप देख चुके हैं व्यक्ति के संबंधित क्वेश्चन आया हुआ है, इस बार फिर से आया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं और आते रहते ही नहीं, आते रहे हैं और आते रहेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है बी। क्या है? बी। इसका राइट आंसर कौन सा है? इसका राइट आंसर है बी। तो देखते हैं डी के करवे किससे रिलेटेड है? ये सचिव हैं, ये सचिव हैं विडो मैरिज एसोसिएशन के सचिव थे। इसी तरीके से
जो JED बैथुन है वो कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना करी। इसी तरीके से ईश्वरचंद विद्यासागर हैं, कलकत्ता में संस्कृत विद्यालय के प्राचार्य थे। अब BM मालावारी बाल विवाह विरुद्ध संघर्ष इन्होंने प्रारंभ किया, बाल विवाह के विरुद्ध इन्होंने संघर्ष प्रारंभ किया। तो ऐसे क्वेश्चन हमारे से भी होने चाहिए, हमें ऐसे क्वेश्चन के लिए तैयार रहना चाहिए, तो तब जो है मामला बहुत बेहतर हो जाएगा। आगे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ये क्वेश्चन यूपी स्पेशल से है, यूपी स्पेशल से क्वेश्चन आते हैं, तो यूपी स्पेशल से है। तो आगे देखते हैं क्या इसमें है कि उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है। ये क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी है। एकदम सही बात है, एकदम सही बात है दोस्तों। ये पश्चिमी क्षेत्र पूर्वांचल से ज़्यादा विकसित है, इसीलिए पूर्वांचल की अलग बुंदेलखंड बनाने की अलग से मांग होती रहती है, रुहेलखंड बुंदेलखंड, इसलिए ये दोनों सही हैं। तो 91 का क्या होगा? 91 का हमारा आंसर हो गया बी। 1 और 2 दोनों, डी नहीं है, बी है। 1 और 2 दोनों सही हैं। नई दिल्ली की किस इमारत को परिवर्तित कर प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया है? नंबर 1 विज्ञान भवन, नंबर 2 इंडिया हैबिटेट सेंटर, नंबर 3 तीन मूर्ति भवन, नंबर 4 ताल कटोरा स्टेडियम। तो इसका राइट आंसर दोस्तों कौन सा है? इसका राइट आंसर है तीन मूर्ति भवन। दोस्तों, अगर आप कभी दिल्ली आइए तो प्रधानमंत्री संग्रहालय को ज़रूर देखने जाइए, बहुत अच्छा प्रधानमंत्री संग्रहालय है। उसमें हमारे जो 1947 से जो प्रधानमंत्री रहे हुए हैं, उनकी शुरुआत से उनके बारे में उनका जिक्र है, उन्होंने क्या क्या किया है हमारे देश के लिए। एक तरीके से आप देखेंगे हमारे देश की जो यात्रा है, जैसे आपकी बचपन से अब तक की यात्रा है। हमारे देश जो 75 साल का हुआ है, छोटा बच्चा था, जन्म हुआ, धीरे धीरे बड़ा, तो 75 साल का कैसे उसने यात्रा की, सारी यात्रा की झांकी आपको प्रधानमंत्री संग्रहालय में मिलेगी। ज़रूर देखना चाहिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत गर्व लगेगा। मैं भी गया था, काफ़ी अच्छा, बहुत बढ़िया मुझे लगा। और मैं एक बात और आपको रोचक बताऊं, उससे आपके 2-4 सवाल सही हो जाएंगे। ये कैसे हो जाएंगे ये आप जान के पता कीजिएगा, लेकिन ऐसा है सही। मैं आपके वहाँ बाकायदा इन चीज़ों का जिक्र है कि श्वेत क्रांति कब हुई, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी ने हरित क्रांति का नारा कब दिया, कब प्रधानमंत्री, कब कौन पैदा हुआ, 1991 एक सुधार कब आया, यानी बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ऐसी जगह हमें चले ही जाना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है। खैर, अब कूट मिलाते हैं, वो तो बात, प्रधानमंत्री संग्रहालय तो जाएंगे तब जाएंगे, अभी तो कूट मिलाएंगे। बलवंत राय मेहता समिति 1957 बनी। देखो, मेहता समितियों से सवाल आते हैं, आपको ध्यान रखना है। समिति से जैसे सवाल आप देख रहे हैं, बलवंत राय मेहता समिति 1957 में बनी। अशोक मेहता समिति 77 में बनी। एलएम सिंघवी समिति जो है वो 1986 में बनी। पीके थुंगन समिति 1988 में बनी। चारों सही हैं, तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा बी। कौन सा? बी। ठीक है, आगे देखते हैं इसी कड़ी में। पारिस्थितिक निकेत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह उन स्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों का उपयोग और पारिस्थितिकी तंत्र में उसकी प्रकारात्मक भूमिका को सहन कर सकती हैं। प्रत्येक प्रजाति का एक अलग स्थान होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी दोनों सही हैं। तो ये मतलब प्रत्येक प्रजाति का अपना एक अलग निकेत होता है। जैसे आपका निकेत है, तो हर व्यक्ति का अपना निकेत का मतलब अपना उसका एरिया होता है, अपना क्षेत्र होता है। ठीक है, तो जैसे कि हर व्यक्ति का निकेत होता है, तो इसी प्रकार के प्रत्येक जो है निकेत होता है। शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुंपा किस स्थान संबंधित थे? नंबर 1 बुंदेलखंड, नंबर 2 मालवा, नंबर 3 मारवाड़, नंबर 4 मेवाड़। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है मारवाड़। कौन सा? मारवाड़। भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है? ये देखो, जनगणना से क्वेश्चन आया हुआ है, तो जनगणना से क्वेश्चन आते रहते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है, ये सब आप लोग जानते हैं। तो इसका राइट आंसर का जैन। जैन धर्म की सर्वाधिक भाग नगरीय है। किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है? जैन धर्म का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। 10 अप्रैल 2022 को घोषित नीति आयोग के राज्य दर्जा और जलवायु सूचकांक स्टेट एनर्जी क्लाइमेट इंडेक्स, इधर देख लेना चाहिए, स्टेट एनर्जी नीति आयोग स्टेट एनर्जी क्लाइमेट इंडेक्स। अब जैसे 10 अप्रैल को तो 3 राज्य शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 3 राज्य कौन से हैं? तो अब देखो, इंडेक्स से कितने सवाल आए हुए हैं। इंडेक्स से 3 सवाल पहले तो डिस्कस कर चुके हैं, और अभी तो ऑलरेडी सवाल बचे हुए हैं, और चौथा सवाल ये है, तीसरा चौथा। तो इंडेक्स से सवाल आते हैं, तो इंडेक्स का सवाल हमें चार्ट करके जाना चाहिए, ताकि हम वहाँ आने वाले सवाल को बंजर बना दें। क्या कर दें? बंजर बना दें। तो इसका राइट आंसर क्या है? जो स्टेट एनर्जी क्लाइमेट इंडेक्स है, उसमें 2022 का राइट इंडेक्स क्या है? राइट आंसर है सी, यानी गुजरात, केरल, पंजाब। तो ये अब तो काम आएगा नहीं। इस करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ने ये बताया कि हमें इस साल का ये देख लेना चाहिए, इस साल का हंगर इंडेक्स देखना चाहिए, इस साल का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखना चाहिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए और जनसंख्या के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया, डिसेंडिंग ऑर्डर। ये यूपी की जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें कौन है? गाजियाबाद, कानपुर, आगरा, लखनऊ।
तो किसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा, इसके आधार पर इसे वो करना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है सी। सबसे ज़्यादा जनसंख्या इसमें कौन सी है, कानपुर की। उसके बाद में कौन सी है, लखनऊ। उसके बाद में कौन सी है, गाजियाबाद। उसके बाद कौन सी है, आगरा। तो इसका राइट आंसर हो गया जो है सी। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर किसी नासा के अंतरिक्ष यात्री द्वारा सर्वाधिक लंबी अंतरिक्ष यात्रा का रिकॉर्ड किसका है। एंटोन शेपलोरोव, याटर डुब्रोव, मार्क वेंडहे, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, इसका राइट आंसर कौन सा होगा, इसका राइट आंसर होगा 99 का, इसका राइट आंसर होगा सी, यानी मार्क वेंडहे। मार्क वेंडहे जो है ये भी उसका क्वेश्चन था, करंट का क्वेश्चन था। इसमें बहुत ज़्यादा हमें नया क्वेश्चन नहीं है, तो इसमें जो है नए क्वेश्चन पर हमें इसमें ये नहीं मानना है, लेकिन ये बताता है कि अगर ऐसे मिशन पे कोई गया हो तो हमें उसका नाम याद रख लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन कौन सा, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ये संविधान के भाग से क्वेश्चन है, संविधान के भाग में याद होना चाहिए। संघ, उसका राष्ट्र, मौलिक कर्तव्य, नागरिकता, राज्य के निर्देशक तत्व। तो इसके भाग कौन से हैं, तो सबसे पहले कौन सा है, सबसे पहले हमारी है नागरिकता। उसके बाद में कौन सा है, राज्य के निर्देशक तत्व, सबसे पहले संघ राज्य क्षेत्र, सबसे पहले संघ राज्य क्षेत्र। उसके बाद हमारी क्या है, नागरिकता। उसके बाद क्या है, निर्देशक तत्व। उसके बाद मौलिक कर्तव्य। तो 1, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 2, 1 3 4 2। तो 1 3 4 2 कहाँ है, 1 3 4 2 है बी, किसमें है, बी वाले में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा और हमने इसे सही कर दिया। तो इसी तरीके से आगे देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा है कि क्वेश्चन कौन सा है कि निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया। आपने देखा था एक सरकार ने ऑपरेशन चलाया था, उसके तहत भारत सरकार जो हमारे यूक्रेन में छात्र थे उनको भारत वापस लाए थे। तो वो कौन सा ऑपरेशन था ये पूछा है। ऑपरेशन गोदावरी, ऑपरेशन हिमालय, ऑपरेशन यमुना, ऑपरेशन गंगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप इसका राइट आंसर बताने की कृपा करें कमेंट बॉक्स में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑपरेशन गंगा। ये बात हमको पता चलती है इससे कि जो हमारे करंट ओरिएंटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो किस तरीके के आते हैं। जैसे मैं आपको 3 हिंट करता हूँ, जैसे कि इस वर्ष भारत ने तुर्की में जो भूकंप आया है अपनी NDRF की टीम भेजी और उनमें हेल्प की, तो उसे भारत ने नाम दिया ऑपरेशन दोस्त। इसी तरीके से भारत ने चलाया ऑपरेशन मैत्री, ठीक है। तो ऐसे जो आप इस तरीके का ऑपरेशन है, तो पिछली बार क्वेश्चन बना है तो इस बार भी बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस से ये एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। नंबर 1 आर्गन, नंबर 2 क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर है आर्गन। आर्गन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। मीथेन भी ग्रीन हाउस गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है। इसी कड़ी में आगे देखते हैं कि औरंगजेब के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इसका मतलब है कि कालक्रम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कालक्रम से क्वेश्चन आप देख चुके हैं कितनी बार आया हुआ है। नंबर 1 देवराव की लड़ाई, बनारस के राजा सूजा की पराजय, शामूगढ़ की लड़ाई, धर्मद में विजय। हमको पढ़ते समय ऐसा लग सकता है कि शामूगढ़ की लड़ाई, धर्मद में विजय, सूजा की पराजय, ये कैसे नवीन टाइप के क्वेश्चन लग रहे हैं, न्यू लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है इनकी जानकारी नहीं है, हमने कभी पढ़ा नहीं है। लेकिन दोस्तों जब इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में आते हैं तब तो हम और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो इससे बेहतर यही है कि हम इनका अभ्यास करें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है आंसर ए, ठीक है, आंसर ए। तो सबसे पहले कौन सी हुई, सबसे पहले इसमें हुई है बनारस के पास सूजा की पराजय, धर्मद में विजय, शामूगढ़ की लड़ाई और उसके बाद में देवराय की लड़ाई। तो इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम अप्रैल 2022 में शुभारंभ किया है। इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो मुझे महत्वपूर्ण लगता है, महत्वपूर्ण बात इसमें जो देश का प्रथम है, ये प्रथम महत्वपूर्ण है, यानी प्रथम अगर कुछ देश में होता है तो उस पर हमारी पैनी निगाह होनी चाहिए। नंबर 1 कर्नाटक, नंबर 2 उत्तर प्रदेश, नंबर 3 पंजाब, नंबर 4 तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है कर्नाटक। कौन सा, कर्नाटक में देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का उद्घाटन किया गया है।
तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं था। करंट का हमने आंसर जान लिया। महत्वपूर्ण ये है कि इसके आधार पर हम अपने पढ़ने के तरीके को बेहतर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? कहाँ? शनि ग्रह के वायुमंडल में। तो इसमें कौन सा है? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रोजन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है मीथेन। कौन सा है? मीथेन। मीथेन जो है वो शनि ग्रह के वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो उसका राइट आंसर है मीथेन। अगला क्वेश्चन जो कि ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड, विश्व के भूगोल का है। काराकुम मरुस्थल में निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? काराकुम मरुस्थल किस देश में स्थित है? नंबर 1 तुर्कमेनिस्तान, नंबर 2 ताजिकिस्तान, नंबर 3 किर्गिस्तान, कजाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, लेकिन यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, पॉज करके आप देख सकते हैं। तुर्कमेनिस्तान। कौन सा है? काराकुम डेजर्ट तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी कड़ी में कि डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किस मच्छर के काटने से होता है? देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ मॉस्किटोज। तो बहुत प्रकार के मच्छर होते हैं। मच्छर की भी बहुत प्रजातियां हैं। एशियाई बाघ मच्छर, एडीज, क्यूलेव्स, एनाफिलीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है एडीज। एडीज के काटने से, मच्छर के काटने से डेंगू बुखार होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको अगर कोई बीमारियां चल रही हैं तो बीमारियों से रिलेटेड जो उनके से रिलेटेड जो कारक है, जिन कारणों से वो बीमारियां हो रही हैं, उनके कारक के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। अगला देखते हैं, वो कह रहा है कि ग्रंथ और रचनाकार को मैच करो। यानी कुछ ग्रंथ हैं और उनके रचनाकार हैं। ठीक है, तो पहला ग्रंथ है रागमाला, रस कौमुदी, राग विबोध, चतुर्दंडी प्रकाशिका, सोमनाथ, वेंकटरमण, पुंडरीक विट्ठल, श्रीकंठ। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर हमें एक कंफर्म पता है तो हमें उस आधार पे देखना चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 3 4 1 2। तो ए का क्या हो गया? ए का हो गया 3। ए का क्या है? ए का है 3, यानी ए का 3 पुंडरीक विट्ठल और बी का 4, इसी तरीके से सी का 1 और डी का क्या हो गया 2। यानी रागमाला की रचना किसने की? श्रीकंठ ने की। देखो माला कहाँ पहनी जाती है? माला कंठ में पहनी जाती है, तो इससे अनुमान लग सकते हैं रागमाला श्रीकंठ ने की। रस कौमुदी की रचना किसने की? सॉरी, रागमाला की रचना पुंडरीक विट्ठल ने की। रस कौमुदी की रचना किसने की? श्रीकंठ ने की। राग विबोध की रचना किसने की? सोमनाथ। राग विबोध की रचना किसने की? सोमनाथ। और चतुर्दंडी प्रकाशिका की रचना किसने की? वेंकटरमण। तो इसके थ्रू 4 रचनाएं और 4 रचनाकार हमें पता हो जाने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी कुछ रिपीट भी हुआ करते हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का विश्लेषण करें, उनका अनुसंधान करें, तो ये सूचना आपके पास पहले से उपस्थित होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा सही सुमेलित है, मात्रा और एसआई मात्रक। इससे हमें पता चलता है कि एसआई यूनिट और मात्रक से क्वेश्चन आया करते हैं। हमें इनको बहुत आसानी से सॉल्व करने के तरीका अपनाना चाहिए। रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता, रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता और लेंस की क्षमता, इसी तरीके से है ऊष्मा, इसी तरीके से है दबाव। ठीक है, तो इसमें हमारा, लेकिन इसमें मेन बात क्या है कि उनसे सही सुमेलित नहीं है। ये जो ऊपर निर्देश दिया होता है, उस निर्देश को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो रेडिएटिव सक्रियता का मात्रक बिल्कुल सही है, क्यूरी ही होता है। ठीक है, इस तरीके से लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? वो डायोप्टर होता है। ठीक है, और ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? ऊष्मा का जो मात्रक है वो जूल होता है। दबाव का मात्रक पास्कल होता है। लेकिन रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता का मात्रक क्यूरी नहीं होता है। ये क्यूरी जो है वो रेडियो एक्टिव सक्रियता का मात्रक नहीं होता है। क्यूरी जो है वो मात्रक रेडियो एक्टिव सक्रियता का मात्रक नहीं होता है। इसका आंसर क्या हो गया? ए। ये 3 सही है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर, पी इक्वल टू, आपने फार्मूला पढ़ा होगा, पी इक्वल टू 1/f। ठीक है, डायोप्टर हो गया। ऊष्मा आप पढ़ते हैं, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है, तो ऊष्मा का मात्रक जूल है। दबाव का मात्रक पास्कल है, लेकिन रेडियो एक्टिव सक्रियता का मात्रक क्यूरी नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्यूरी। आगे देखते हैं इसी कड़ी में कि बायोस्फीयर रिजर्व और राज्य। बायोस्फीयर रिजर्व और राज्य से इस बार ही सवाल नहीं आया है, हर बार सवाल आता है। आप पिछले 10 सालों के क्वेश्चन को देखें, 10 सालों के क्वेश्चन को आप देखें तो आपके पास ये सूचना ऑलरेडी होगी ही। मानस, सुंदरवन, नंदा देवी, पंचवड़ी। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? जैसे मानस है असम में, तो ए का 3 हो गया, तो ए का 3 जो है वो डी में है। सुंदरवन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। नंदा देवी कहाँ है? नंदा देवी कहाँ है? नंदा देवी है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नंदा देवी उत्तर प्रदेश में है और पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है। दरअसल नंदा देवी उत्तराखंड में है,
लेकिन चूंकि उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, तो इसलिए हम इसको एक हिस्से तक सही मान सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य तो ये तो 2023 तक प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है। तो जैसे सतत विकास लक्ष्य एसडीजी जो गोल है, एसडीजी 17 है, एसडीजी के 17 गोल हैं। तो 17 वो कौन कौन से गोल हैं? एसडीजी 1 का क्या मतलब है, एसडीजी 2 का क्या मतलब है, एसडीजी 3 का क्या मतलब है, एसडीजी 4 का क्या मतलब है, हमें पता होना चाहिए। ऑलरेडी पीछे एक क्वेश्चन इसके मैचिंग का आ चुका है, ये दूसरा क्वेश्चन आया है। तो इससे हमें पता लगना चाहिए कि क्वेश्चन को एनालाइज कैसे करना है क्वेश्चन को। तो कौन सा 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है, एसडीजी से सवाल आता है। इससे हमें ये पता चलता है अंतरिक्ष अनुसंधान, गुणवत्तापरक शिक्षा, लैंगिक समानता, शून्य भूख। तो इसका राइट आंसर है अंतरिक्ष अनुसंधान। देखो जीरो हंगर इसे बोलते हैं इंग्लिश में, जीरो हंगर हमारा लक्ष्य है। गुणवत्तापरक शिक्षा हमारा सतत विकास लक्ष्य है। लैंगिक समानता हमारा सतत विकास लक्ष्य है, लेकिन अंतरिक्ष अनुसंधान हमारा सतत विकास लक्ष्य नहीं है। तो एसडीजी के 17 इंडेक्स जो हैं, जो 17 लक्ष्य हैं, वो हमें रट लेने चाहिए। आगे देखते हैं इसी कड़ी में प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र किस देश में, रूर कोयला क्षेत्र किस देश में क्या है स्थित है? ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड, जर्मनी, रूस, फ्रांस। तो जर्मनी का रूर कोयला क्षेत्र, जर्मनी में रूर नदी है, तो वहाँ पर है रूर कोयला क्षेत्र भी है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर हो गया जर्मनी। कौन सा? ऑप्शन बी जर्मनी। आगे देखते हैं कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस मुख्यतः बनी होती है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस मुख्यतः बनी होती है मीथेन से, ठीक है, प्रोपेन से, एथेन से और ब्यूटेन से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है दोस्तों मीथेन से। संपीड़ित सीएनजी किससे बनी होती है? मीथेन से बनी होती है। आगे देखिएगा कि इसमें आया है महासागर, महासागरी गर्त को हमें मैच करना है। महासागर है, एक तरफ महासागर की गर्त है, हमें इनको मैच करना है। प्रशांत महासागर, हमें पता है प्रशांत महासागर की गर्त कौन सी है? एकाथ्री मेरियाना गर्त है, एकाथ्री मेरियाना गर्त है। आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर की सुंडा गर्त है। तो हमें ऐसे देखना है एकाथ्री और सीका वन किस में है? तो एकाथ्री इसे है और सीका वन इसमें, तो ये वाला सही हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी। अब इसको देख लेते हैं। प्रशांत महासागर में कौन सी गर्त है? मेरियाना गर्त। आर्कटिक महासागर में कौन सी गर्त है? आर्कटिक महासागर में प्यूर्टो रिको गर्त। हिंद महासागर में कौन सी गर्त है? हिंद महासागर में कौन सी गर्त है? हिंद महासागर में है सुंडा गर्त। इसी प्रकार से जो अटलांटिक महासागर में कौन सी गर्त है? अटलांटिक महासागर में कौन सी है? मोलाय गर्त। कौन सी है? मोलाय गर्त। आगे देखते हैं इसी कड़ी में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब है हम बिल्कुल यूपी पीसीएस का ही क्वेश्चन सॉल्व कर ही रहे हैं। इसमें बिल्कुल क्या वही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो इससे हमारा माइंड सेट जो है, हम उसकी भाषा को समझते हैं, उसके क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमारा टेम्परामेंट बनता है। टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन आसानी से बनाए जाते हैं, उतने टफ नहीं होते हैं, लेकिन इससे हमें बिल्कुल वैसा ही पता चलता है। और टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन बनाने वाले लोग भी इन क्वेश्चन की स्टडी करते हैं, उसके बाद में वो क्वेश्चन बनाते हैं, है ना। 50 डेसीबल, 55 डेसीबल, 65 डेसीबल, 70 डेसीबल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है सी। कौन सा है? सी। कि आवासीय क्षेत्र जो है वो 55 डेसीबल और शांत क्षेत्र जो है वो 50 डेसीबल और जो औद्योगिक क्षेत्र है वो 70 डेसीबल और जो व्यापारिक क्षेत्र है वो 65 डेसीबल। यानी इतनी ऊर्जा, अगर इतनी यहाँ पर आवाज़ आ रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इससे ज़्यादा पर प्रॉब्लम हो ही जाती है। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने से पूर्व उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं किया? तो इस प्रकार के क्वेश्चन सामान्यतः हम लोग नहीं पढ़ते हैं कि लग रहा है इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो हमें, जैसे कि ऐसे प्रधानमंत्री जो उत्तर प्रदेश से बने, ऐसे राष्ट्रपति जो उत्तर प्रदेश से बने, ऐसे राष्ट्रपति जो बनने से पहले उपराष्ट्रपति बने, ऐसे प्रधानमंत्री जो बनने पहले मुख्यमंत्री बने, तो उनकी हमें जानकारी होनी चाहिए। अगर हमने एक क्वेश्चन से इतनी सूचना निकाल ली तो इसका मतलब है हम ट्रेंड पकड़ रहे हैं, इसी को ट्रेंड बोला जाता है। तो 116 जो है भारत की राष्ट्रपति का पद ग्रहण से पहले उपराष्ट्रपति का काम नहीं किया डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, इन्होंने किया था। नीलम संजीवा रेड्डी, जाकिर हुसैन, आर वेंकट रमन। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है नीलम संजीवा रेड्डी। ये डायरेक्ट राष्ट्रपति बने, ये पूर्व उससे पहले उपराष्ट्रपति नहीं बने। डॉक्टर जाकिर हुसैन, आर वेंकट रमन, ये राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति भी बने थे। अगला क्वेश्चन इसी कड़ी में देखते हैं कि समाचार पत्र और पत्रिकाओं से क्वेश्चन आया हुआ है कि समाचार पत्र पत्रिका और उसके प्रकाशन का स्थान। तो इसलिए समाचार पत्र पत्रिकाओं, उनके प्रकाशन का स्थान की हमें जानकारी होनी चाहिए। ये सभी समाचार पत्रिकाएं आईएफएस की हैं। आईएफएस का मतलब भारतीय विदेश सेवा नहीं, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन।
भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में देश को आज़ाद कराने के लिए लोगों ने बहुत सारी पत्रिकाएं लिखी। किसी ने स्वदेश लिखी, किसी ने भारत बंधु लिखी, किसी ने अमृत बाजार पत्रिका लिखी, कोई ज्योतिबा फुले तो नहीं, कोई वो जाति सुधारक हैं, ठीक है, कोई जैसे कि उसमें पश्चिम बंगाल से कोई प्रकाशित हो रही है, कोई कह सकते हैं मद्रास से प्रकाशित हो रही है। तो ऐसी बहुत सारी पत्रिकाएं हैं, उनके प्रकाशन का स्थान हमें ज्ञात होना चाहिए। सो स्वदेश, भारत बंधु, सत्यवादी शक्ति, तो ये कहाँ से प्रकाशित हुई? इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर लगाइए, आप बताइए कौन सा हो सकता है। इसका राइट आंसर है बी। कौन सा है? राइट आंसर है बी, यानी स्वदेश पत्रिका का प्रकाशन गोरखपुर से हुआ। इसी प्रकार से भारत बंधु पत्रिका का प्रकाशन हाथरस से हुआ। इसी प्रकार से सत्यवादी पत्रिका का प्रकाशन आगरा से हुआ। इसी प्रकार से शक्ति पत्रिका का प्रकाशन अल्मोड़ा से हुआ। ठीक है, तो पत्रिका के प्रकाशन का स्थान, अगली बार वो ये भी पूछ सकता है पत्रिका का प्रकाशक कौन था, तो प्रकाशक भी इसके साथ में पढ़ लेनी चाहिए। तो एक क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन नहीं है, एक क्वेश्चन अपने साथ बहुत सारे संकेत, बहुत सारे चीज़ें लेके आता है। अगर हम उन संकेतों को पढ़ पाते हैं तो, और वही पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो सरकार बहुत सारे कार्यक्रम चलाती है, उनसे सवाल आता है। देखिए, मेक इन इंडिया 2014 में शुरू हुआ, लेकिन पूछा सवाल। अगला क्वेश्चन यही, मेक इन इंडिया प्रोग्राम वर्ष 2014 में शुरू हुआ, राइट। इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों को विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना तथा निवेश को सुगम बनाना है। मेक इन इंडिया का मतलब यही है, कंपनियां भारत में विनिर्माण करें और भारत में निवेश करें, निवेश आसान हो, इसलिए हमने मेक इन इंडिया को बनाया। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा? दोनों सही हैं, तो इसका आंसर हो गया 1 और 2 दोनों, बी हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं कि बिम्स्टेक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पीएम नरेंद्र मोदी 5वें बिम्स्टेक सम्मेलन 30 मार्च 2022 को संबोधित किया था। 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत ने की थी। तो अगर ऐसे सम्मेलन भी होते हैं, कोई संगठन भी है, तो हमें बहुत नहीं पढ़ना, ये जानना है कि उनकी अध्यक्षता कहाँ हुई, पिछली बार कहाँ हुई, इस बार कहाँ हो रही है, अगली बार कहाँ होगी। ये 3-4 सूचनाएं अगर हों तो करीब करीब हम क्वेश्चन के करीब पहुँच जाते हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? इसका राइट आंसर है केवल एक। इसमें जो है शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत ने की थी, ऐसा नहीं है, शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत ने नहीं की है। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्रियों ने ग्रामीकरण का जो है ग्रामीकरण के विचार को विस्तार से बताया है? एम.एन. श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह, जी.एस. घुये, एच. स्पेंसर। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है जी.एस. घुये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1985 में गंगा एक्शन प्लान परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये नेशनल मिशन पर क्लीन गंगा नहीं है, ये 1985 के गंगा प्लान अभियान है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? इसका राइट आंसर है इसके जल को केवल प्रदूषण रहित करना का क्या उद्देश्य था? इसके जल को केवल प्रदूषण रहित करना इसका उद्देश्य था। तो आगे देखते हैं दोस्तों, इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची बी से मिलान करना है। ये है देवता, एक इनकी पहचान है, और इन किस देवता की क्या पहचान है? तो भगवान शिव क्या लिए हुए हैं? भगवान शिव लिए हुए त्रिशूल लिए हुए हैं। ठीक है, तो भगवान शिव का त्रिशूल से मिला दो। इसी तरीके से शिव को त्रिशूल से मिला दो। इसी तरीके से गणेश क्या लिए हुए हैं? गणेश लिए हुए हैं, गणेश को पहले ही छोड़ो, गणेश का मामला ठीक नहीं है। सरस्वती लिए हुए बीड़ा, ये तो पक्का है। और जो विष्णु हैं वो लिए हुए चक्र, और जो गणेश हैं, अब गणेश को बचा गया रस्सी या फंदा। ठीक है, तो शिव लिए हुए हैं त्रिशूल, तो ए का 2 देखो, ए का 2 हमारा डी में है। अब देखो क्या बी का 1 है, बी का 1 भी है, सी का 4 है, सी का 4 भी है। तो इस तरीके से अगर हमको 1-2 सूचना भी पता है तो हमारा क्वेश्चन सही हो जाता है। इसी तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर आपके पास कोई अपना तरीका है तो आप उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। अंतिम उद्देश्य हमारा क्वेश्चन सही करना है, ना कि कोई रटे रटाए तरीके पर पहुंच जाना। देखो, ट्रेड यूनियन और उनकी दलीय संबद्धता पर क्वेश्चन पूछा है, यानी विभिन्न ट्रेड यूनियन हैं, उनकी किस दल से वो संबद्ध थी, इसका क्वेश्चन पूछा है। तो भारतीय मजदूर संघ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसी तरीके से यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी। तो कौन सी किससे संबद्ध है? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर है डी। कौन सा है? डी, यानी ए का हो गया 4, ए का 4 भारतीय मजदूर संघ हो गया भारतीय जनता पार्टी। इसी प्रकार से जो इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाए। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 2 हैं, एक मार्क्सवादी है और एक सामान्य है।
यूनाइटेड किंगडम का पार्टी ग्रैंड स्केल क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? अमेरिका तथा इंग्लैंड में राजनीतिक दलों को गैर कानूनी फंडिंग से संबंधित है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कोविड-19 मापदंडों के उल्लंघन से संबंधित है। लेबर पार्टी द्वारा संसदीय व्यवहार के मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित है। कंजर्वेटिव पार्टी द्वारा लोकतांत्रिक व्यवहार के मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कोविड-19 मानदंडों के उल्लंघन से रिलेटेड है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कोविड-19 मानदंडों के उल्लंघन से रिलेटेड है। आगे देखते हैं कि कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है। अब देखो योजना से क्वेश्चन आया है, इसलिए योजनाओं की हमें जानकारी होनी चाहिए। ये केवल 2022 में नहीं आया है, 21 का पेपर डिस्कस करेंगे उसको देखिएगा, वहाँ भी आया है। 19 का 20 का पेपर मिल जाए आप उसको देखिए, वहाँ भी आया है। हर जगह आया है, हर बार आते हैं योजना से क्वेश्चन। योजना के बिना हमें नहीं जाना चाहिए। तो 125 का सी क्या है? इसमें फुटपाथ विक्रेता स्वनिधि योजना दी गई थी। स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, स्वनिधि का मतलब है, स्वनिधि मतलब स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, तो उनको आत्मनिर्भर निधि के रूप में दिया गया था। ये क्वेश्चन आया हुआ है। आगे देखते हैं कि दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित बोर्नियो द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? ये 3 देशों में विभाजित है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी निक्षेप के द्वारा हुई है। इसका राइट आंसर है केवल एक। 3 देशों में विभाजित तो है, बात मानूंगा, लेकिन इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी निक्षेप के द्वारा नहीं हुई है। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? नियोप्रीन, एस्पार्टेम, ऑक्सीटोसिन, रेयान। यानी नियोप्रीन विशिष्ट रबड़ है, एस्पार्टेम संश्लेषित मधुरक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, रेयान रूपांतरित स्टार्च है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है रेयान। रेयान रूपांतरित स्टार्च नहीं है। आगे देखते हैं इसी कड़ी में कि हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक के कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है 128 का टी, यतीन्द्रनाथ अजय घोष और फणींद्रनाथ घोष। आगे देखते हैं कि जनसांख्यिकी लाभांश है। जनसांख्यिकी लाभांश है 60 वर्ष से ऊपर की कार्यशील जनसंख्या, 14 से 50 वर्ष की, 0 से 6 वर्ष की, 15 से 59 वर्ष की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है 15 से 59 वर्ष की। आगे देखते हैं, आगे पहाड़ी पर्वत और भारतीय राज्यों में अवस्थित, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये हर बार आता है कि पहाड़ी या पर्वत और वो किस राज्य में अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है सी। कौन सा है? सी, यानी ए का 3 हो जाएगा। बटेश्वर पहाड़ी बिहार में है। बटेश्वर पहाड़ी कहाँ है? बटेश्वर पहाड़ी बिहार में है। इसी प्रकार से जो बिलारी श्रृंखला है वो कर्नाटक में है। जो चिन श्रृंखला है वो कहाँ है? मणिपुर में है। और धोसी पहाड़ी कहाँ है? हरियाणा में। तो धोसी हरियाणा में है और बटेश्वर बिहार में है। ठीक है, बिलेश्वर पहाड़ी कर्नाटक में है, चिन श्रृंखला मणिपुर में है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन से हमें ध्यान रखना है। इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी आया करते हैं। आगे देखते हैं, दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। इसका राइट आंसर 75वां, 70वां, 73वां, 69वां। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है 69वां, ऑप्शन डी 69वां से दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। ध्यान रखना है, राष्ट्रीय राजधानी नहीं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। राष्ट्रीय राजधानी और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अंतर होता है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है शुष्क कोशिकाओं के द्वारा, लेकलेंज कोशिकाओं के द्वारा, वोलाटोइक कोशिकाओं के द्वारा, फोटोवोल्टाइक कोशिकाओं के द्वारा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? इसका राइट आंसर है फोटोवोल्टाइक कोशिकाओं के द्वारा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है सौर ऊर्जा। ठीक है, आगे देखते हैं। करंट से क्वेश्चन ये है, मार्च 2022 में असम मेघालय सीमा विवाद को हल हुआ और उस पर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। आपने अगर आप न्यूज़ सुनते हैं तो ये आप न्यूज़ से आप इसको सॉल्व कर देंगे। तो इसलिए हमें न्यूज़ सुन लेनी चाहिए और ऐसी न्यूज़ नहीं जो हमारे काम की ना हो। हमें अपने काम की न्यूज़ सुननी चाहिए, सरकारी न्यूज़ सुननी चाहिए। इसका राइट आंसर है दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्री, असम तथा मेघालय के मुख्यमंत्री, इन 3 लोगों ने जो है इस पर हस्ताक्षर किए। 133 का इसका राइट आंसर हमारा कौन सा हो गया? 133 का हो गया। सॉरी, यहाँ पर इन्होंने ध्यान रखना है, हस्ताक्षर इन्होंने नहीं किया। देखो थोड़ा सा घुमा के पूछा है। इन लोगों ने राजनीतिक रूप से हल किया, लेकिन हस्ताक्षर किसने किए? भारत के गृह सचिव, असम तथा मेघालय के मुख्यमंत्री ने। मध्यस्थता इसमें जो हल कराया, किसने हल कराया? गृहमंत्री जी ने। ये साथ में उपस्थित रहे, लेकिन हस्ताक्षर किए असम और मेघालय के मुख्यमंत्री ने। क्योंकि सीमा विवाद अगर हुआ है राजू और काजू के बीच में, अगर कोई 2 दोस्त हैं, 2 पड़ोसी हैं, उनके बीच की जो नाली है या बीच का कोई रास्ता है उससे विवाद हुआ है, तो तीसरा व्यक्ति विवाद सॉल्व कराएगा, लेकिन अंततः पालन उन दोनों को ही करना है। थोड़ा वो पीछे बढ़ेंगे, थोड़ा वो आगे बढ़ेंगे, बात बन जाएगी। कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो मौलिक कर्तव्य नहीं है
तो मौलिक कर्तव्य हमें सारे पता होना चाहिए। तो इसमें एक मौलिक कर्तव्य जो नहीं है वो कौन सा मौलिक कर्तव्य है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और संस्थानों की रक्षा करना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य इसे फिर से पढ़ते हैं। 134 का ए है, देखो क्वेश्चन है 134 का ए कौन सा नहीं है? प्राकृतिक वातावरण की रक्षा करना एवं संवर्धन करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, राष्ट्रगान का सम्मान करना। इसका राइट आंसर क्या होगा? 134 का ए। ठीक है, कि मतलब राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और संस्थानों की रक्षा करना ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। आगे क्वेश्चन है अधिकारी और अधिकारी के कार्य, यानी ये कोई अतीत में हमारा लिया उन्होंने मध्यकाल ले लिया या उन्होंने ले लिया इसको कौन सा? प्राचीन भारत, और उसके अधिकारी को उठाया, कार्य को उठाया। तो इसमें कौन सा अधिकारी कौन सा कार्य करता था? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा बन गया। तो इसमें जो है, इसमें हमें एक अगर पता हो तो बात बन जाएगी। इसमें अगर एक पता हो, जैसे कि हमें पता है जो पट्टा कोल अधिकारी होता था वो ग्रामीण कर वसूली करने वाला, तो ग्रामीण कर वसूली करने वाला जो अधिकारी होता है, तो बी का 4 ये वाला हो गया। तो हमारा इससे सही हो गया। ये तलार क्या होता था? रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी होता था। पट्टा कोल ग्रामीण कर वसूली करने वाला अधिकारी होता था। सहसाधिपति क्या होता था? चोरी डकैती के मुकदमे का अधिकारी। और बलाधिप क्या होता था? चुंगी का संरक्षक। आगे देखते हैं इसी कड़ी में, ये क्रांति और क्रांति का संबंध, देखो क्रांति से क्वेश्चन आता है और क्रांति इसमें कर देनी है। देखो पीली क्रांति तिलहन से रिलेटेड है, तो पीली क्रांति किससे रिलेटेड है? तिलहन से रिलेटेड है। अब काली क्रांति किससे रिलेटेड है? इसी तरीके से जो पीली क्रांति तिलहन से हो गई। गोल्डन क्रांति जो है वो उर्वरक से रिलेटेड है। कौन सी है? गोल्डन क्रांति जो है वो किससे रिलेटेड है? इसका राइट आंसर होगा 136 का ए, यानी ए का हो गया 2। गोल्डन क्रांति बागवानी से रिलेटेड है, गोल्डन क्रांति बागवानी से रिलेटेड है। इसी प्रकार से जो ग्रे क्रांति है वो किससे रिलेटेड है? उर्वरक से रिलेटेड है। पीली क्रांति किससे रिलेटेड है? तिलहन से रिलेटेड है। और काली क्रांति किससे रिलेटेड है? काली क्रांति पेट्रोलियम से रिलेटेड। काली क्रांति किससे? पेट्रोलियम से रिलेटेड है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा देश स्थल रुद्ध है? स्थल रुद्ध देश के बारे में पूछा है, कौन सा देश स्थल रुद्ध है? तो उरुग्वे, सूरीनाम, पेरू, बोलीविया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है डी, बोलीविया। कौन सा है? बोलीविया जो है वो स्थल रुद्ध देश है। ठीक है, आगे देखते हैं इसी कड़ी में कि पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से किसके द्वारा तप्त होता है? पृथ्वी का वायुमंडल किसके द्वारा तप्त होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण। दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण। हमें इन क्वेश्चन को बहुत आसानी से नहीं लेना है, हमें इनको बहुत ध्यान से पढ़ना है। रिपीट हो सकते हैं, अगर 2 क्वेश्चन में रिपीट हो गए तो बात अजीब सी हो जाएगी हमारे लिए। हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा की अधिकांश स्रोत संग्रहित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। कौन सा अंततः सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता? बायोमास ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपको अनुमान लग गया होगा, नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा जो है वो सूर्य से उत्पन्न नहीं होती है। तो 139 का क्वेश्चन क्या हो जाएगा? आंसर बी। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा। आगे देखते हैं कि वर्ष 2022 में कौन सा देश इस्पात उत्पादन में विश्व का में सबसे ऊपर रहा? तो इस तरीके से हमें इस बार भी देख लेने हैं, इस्पात ही नहीं देखना है, अब कि हम चावल भी देख लेंगे, गेहूँ भी देख लेंगे, धान भी देख लेंगे। तो इस प्रकार के देख लेंगे तो हमारी सफलता की संभावना बढ़ जाएगी। तो इसका राइट आंसर है चीन सबसे ऊपर रहा है, तो इसलिए चीन इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा एक सही नहीं है? लोकसभा चुनाव का मेल है, कौन सा एक सही नहीं है? 13वीं लोकसभा इतने में 1999, 11वीं 1996, 9वीं 1989 और 7वीं 1982। तो इसका राइट आंसर होगा 7वीं 1982। 7वीं 1982 में नहीं हुई है, ये गलत है, इसलिए ये जो है 7वीं 1982 ये गलत हो गया। आगे देखते हैं कौन सा एक सही सुमेलित है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें 3 सही पता होने चाहिए। कौन सा एक सही सुमेलित है? गुजरात चाय, उत्तर प्रदेश जूट, केरल रबड़, असम गेहूँ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है केरल रबड़। रबड़ केरल में नहीं होती है, इसलिए इसका राइट आंसर रबड़ हो गया। आगे देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने निर्धनता को निम्नलिखित श्रेणी की पहचान की है। कौन सा एक जो है वो सही है? आय निर्धनता, मानव निर्धनता, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है दोनों, यानी दोनों की पहचान की है। कौन सा है? दोनों की पहचान की है, दोनों है इसमें। आगे देखते हैं, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, हमें उनमें से एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्र में
वर्षा शीत ऋतु में होती है। अगला क्वेश्चन है कि गर्मियों में ये शुष्क क्षेत्र स्थलीय हवाओं में प्रभाव में रहते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है डी, दोनों सही है और सही व्याख्या भी है कि भूमध्य सागरीय जो जलवायु के क्षेत्र में है वर्षा, वो शीत ऋतु में होती है और इस यही कारण है कि गर्मियों में क्षेत्र शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहते हैं। शुष्क स्थलीय हवाएं, जिनको हम लोग सामान्यतः कहते हैं लू चल रही है। कौन सी हवा? लू चल रही है, आपने सुना होगा। जल जीवन मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित की गई? इससे आप अनुमान लगा सकते हैं, जो आप योजना देखते हैं उसमें आप ये भी देखें वो घोषित कब की गई। 2020 21-22, 22-23, 20-21, 19-20। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है 21-22। कौन सा? 21-22 में जल जीवन मिशन योजना शुरू की गई। किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया? ये जो क्वेश्चन है वो यूपी स्पेशल का है, क्योंकि बनारस का कोई संस्कृत हिंदी का महान विद्वान था कविंद्र आचार्य सरस्वती। इनको राजकीय संरक्षण कहाँ दिया गया? शाहजहाँ, जहांगीर, अकबर, हुमायूं। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है शाहजहाँ। क्या है? शाहजहाँ ने इन्हें संरक्षण दिया। अगला क्वेश्चन नीचे जो चमक रहा है वो कुछ कह रहा है। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है उत्तर प्रदेश दिवस की स्थिति को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश दिवस की स्थिति को मनाया जाता है भाई। कब मनाया जाता है? 26 जनवरी और 25 जनवरी, 24 जनवरी, 23 जनवरी। इसका राइट आंसर क्या है? 24 जनवरी। हमें यहीं पर नहीं रुक जाना है। उत्तर प्रदेश दिवस, हर राज्य के दिवस याद कर लेने हैं, उनका गठन कब हुआ ये याद कर लेना है, उत्तर प्रदेश के जो राज्य चिन्ह हैं वो याद कर देने हैं, क्योंकि आज दिवस पूछा, कल कुछ और पूछ ले तो वो भी हम बताने के लिए पहले से प्रिपेयर रहें। कोविड-19 में दिया जाने वाला सिनोवैक है प्रोटीन उप इकाई, गैर प्रतिकृति वायरल वेक्टर, संपूर्ण वायरस का टीका और संपूर्ण mRNA वैक्सीन। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है 148 का सी, संपूर्ण वायरस का टीका है। कौन सा है? संपूर्ण वायरस का टीका है। आगे देखते हैं 2022 और 2026 में प्रस्तावित राष्ट्रमंडल खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जुलाई अगस्त 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा। 2026 राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या है? इसका राइट आंसर है दोनों, यानी जुलाई अगस्त 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम में होगा, 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में होगा। ये जो दूसरा स्टेटमेंट या कुछ कह रहा है, ये कह रहा है कि आगे कहाँ आयोजन हो, हमें ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि कौन अनुमान लगा रहा था 2026 का पूछेगा, लेकिन पूछ दिया। तो इस बार पूछ सकता है कि G20 की अध्यक्षता 2024 में कहाँ होगी, 25 में कहाँ होगी, या 26 में कहाँ होगी। ठीक है, आगे पूछेगा क्वाड की अगली मीटिंग कहाँ होगी। ठीक है, अगले राष्ट्रमंडल खेल कहाँ होंगे, अगले जो ओलंपिक होगा वो ओलंपिक कहाँ होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए हमें पहले से प्रिपेयर रहना चाहिए। आगे देखते हैं, अंतिम क्वेश्चन है हमारे पूरे इस क्वेश्चन पेपर का। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने डॉल्फिन डे, देखो फिर भी डे आ गया, कितने डे से क्वेश्चन आए आप देख सकते हैं, डे से कितने क्वेश्चन आए हैं। एक तो मैचिंग वाला था, एक स्वतंत्र था, एक उत्तर प्रदेश दिवस था, एक ओजोन दिवस था। देखो ओजोन दिवस, उत्तर प्रदेश दिवस, डॉल्फिन दिवस 3 और एक मैचिंग वाला। 4 क्वेश्चन दिवस से आए हैं, 4 क्वेश्चन दिवस से आए हैं। तो हमें क्या करना है? हमें बोलूँगा नहीं, हमें जो करना है वो वही आप समझ जाइएगा कि हमें इन क्वेश्चन को जो है एकदम सही करके आना है, एकदम सही करके आना। 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। तो इस तरीके से हमने प्रैक्टिस सेट के बारे में डिस्कस किया। हमने इस पूरे प्रैक्टिस सेट को 150 क्वेश्चन को डिस्कस किया। काफ़ी बड़ी वीडियो भी हो गई है, लेकिन ये वीडियो महत्वपूर्ण अति है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि एक होता है टेस्ट सीरीज़ को डिस्कस करना, एक होता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो पिछले वर्षों में आए हुए प्रश्न हैं, इनके आधार पर ही टेस्ट सीरीज़ बनाई जाती है, इन पर आधारित ही टेस्ट सीरीज़ बनाई जाती है। इससे हमें अनुमान लगता है इस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है, हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए, कौन से तथ्य को ज़्यादा महत्व देना चाहिए, कौन से तथ्य को कम महत्व देना चाहिए। तो ये मैंने प्रयास किया कि जैसे मैं बेहतर तरीके से इसको व्यक्त कर सकूं, बता सकूं, और मैं अपने भी अगर कोई व्यू पॉइंट मुझे लग रहा है कि कोई बात मैं कहूं अपनी बात, ठीक है, तो वो भी मैंने कहा। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर रोकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपकी अच्छी लगी होगी, आपको अच्छी लगेगी, आपको इससे प्रॉफिट होगा, फ़ायदा होगा। अगर आपको अच्छी लगे, बेहतर लगे तो आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल पे बेल आइकन दबाइए और वीडियो देखना मत भूलिए। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।